हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल, जो यूपीएससी और पीसीएस के लिए होगा। इसका सिलेबस मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। ये आरएएस के लिए है, जिसका सिलेबस मैं आपको पहले डिस्क्राइब करके समझा चुकी हूँ। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अपलोड कर रखा है। वो आरएएस के लिए मेंस और प्रीलिम्स का दोनों का सिलेबस एक साथ ज्वाइन कर दिया है मैंने, ताकि ना तो आप लोगों को पढ़ने में समस्या हो और ना मुझे पढ़ाने में समस्या हो, क्योंकि दोनों ही सिलेबस को ज्वाइन करके पढ़ाऊंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए भी आसानी होगी, क्योंकि पढ़ना आपको है ही। क्योंकि अगर प्रीलिम्स के अंदर पढ़ोगे आप भारत का भूगोल, फिर मेंस में जाके पढ़ोगे तो दोनों को पढ़ना तो आपको ही है। इससे बेटर है कि आप एक ही साथ दोनों को पढ़ लो, ताकि दोनों प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ ही आपकी तैयारी हो जाए और आपको हार्ड भी ना लगे। इसलिए मैंने दोनों का सिलेबस एक साथ ज्वाइन करके पढ़ाया था, समझाया था, और इसी चैनल के ऊपर वो मैंने अपलोड कर रखा है। तो उसके आधार पर अभी ये पहला टॉपिक है। प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ करा रही हूँ। आपको एक साथ अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेंस के लिए आप भारत का भूगोल अलग से पढ़ो और प्रीलिम्स के लिए भारत का भूगोल अलग से पढ़ो आरएएस के लिए। ऐसा नहीं होगा, एक साथ ही सिलेबस अपलोड कर दिया है मैंने इस पर। और अभी टॉपिक भी एक साथ ही ले रही हूँ मैं, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से हो जाएगा। दो बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कंटेंट के लिए और समझने के लिए। तो ये है भारत का, यह है पहला टॉपिक, भारत की भू आकृति तथा भौतिक स्वरूप। भू आकृति से आप क्या समझते हो? मतलब अगर आप देखो, ऐसा है, आरएएस हो या यूपीएससी हो, ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है इस कंपटीशन की पेपर की तैयारी करने की। तो बेटर है कि आप स्मार्ट स्टडी करें। क्योंकि अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आपके कम टाइम के अंदर ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन आप कर पाओगे और समझ में भी आएगा। हाँ, तो स्मार्ट स्टडी का तरीका क्या होता है? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, जो जो पहले से भूगोल पढ़ चुके हैं ना, उनको तो ये हो गया, प्रिपरेशन हो रखी है, जिनकी उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनकी नहीं हो रखी है वो शुरू से सीख जाएंगे। तो अब मैं आपको ये बोल रही थी कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा आउटकम ले सको, मतलब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सको, याद कर सको, समझ सको कम टाइम के अंदर। हम अब आप ये सोच रहे हो कि कम टाइम के अंदर कैसे? मतलब जैसे अपन कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो उसको इस तरीके से पढ़ो कि वो आपको कम टाइम में अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छे से समझ में आने का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये टॉपिक मैं आपको अभी करा रही हूँ, तो इसको मैं आपको वैसे बताऊंगी जैसे मैं खुद पढ़ती हूँ, वैसे ही मैं आपको बताऊंगी। तो इसको आसान तरीके से पढ़ने का, स्मार्ट तरीके से पढ़ने का अर्थ क्या होता है? कैसे पढ़ते हैं इसको स्मार्ट तरीके से या आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हो आप? तो जैसे मैं खुद पढ़ती हूँ वैसे ही मैं आपको बताऊंगी। तो पहले आप क्या कीजिए, 3-4 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कीजिए। पहले आप इस टॉपिक का नाम को समझिए और इसके शब्दों को समझिए, और ये सोचिए कि आखिर इस टॉपिक के नाम पे आप, नाम के आधार पर आप ये अंदाजा लगाइए कि इस टॉपिक के अंदर हो क्या सकता है। अगर आपने ये अंदाजा लगा लिया कि इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद टॉपिक का नाम आपने समझ लिया, उसके शब्द का अर्थ आपने समझ लिया, उसके बाद में जो टॉपिक के मेजर पॉइंट्स हैं उनको पढ़िए, उनके नाम को और उनके शब्दों को समझिए आप कि इसके मेजर पॉइंट्स यही है, तो इन पॉइंट्स का अर्थ ये होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा कि आप फिर उसके सब पॉइंट्स को समझिए। मेजर पॉइंट के अंदर सब पॉइंट होते हैं, उनको समझिए कि इसके सब पॉइंट्स ये हैं और इनका अर्थ ये होगा, तो ये चीज़ इसमें दी होगी। फोर्थ स्टेप ये होगा कि आप फिर उस सब पॉइंट के अंदर के कंटेंट को समझिए। एक दो बार अगर आप उस टॉपिक को ठीक से पढ़ लोगे, उसके कंटेंट के जो अंदर दे रखा है कंटेंट, उसको ठीक से पढ़ लोगे तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर एक दो बार भी आपने फुल फोकस होकर उसको पढ़ लिया तो समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर क्या दे रखा है आपको। उसके बाद में जब आप वापस रिवीजन करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ऊपर से देखोगे कि हाँ, टॉपिक का नाम ये है, मेजर पॉइंट ये है, सब पॉइंट ये है, तो फिर आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि इसके अंदर कंटेंट कौन सा है। और आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, इजीली कम टाइम के अंदर टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात, टॉपिक वाइज पढ़िए कि मैंने पहला टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, तीसरा टॉपिक पढ़ लिया। तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, अगर आप एक साइड में बैठ के अकेले में अगर आप मंथन भी करेंगे, क्योंकि अगर ना आपने सब कुछ पढ़ा है और आपने अगर मंथन नहीं किया ना, तो वो फिर और मतलब एक के ऊपर एक पर चढ़ती जाती है दिमाग में और वो चीज़ें भूलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए मंथन बहुत ज़रूरी है। आप जो भी पढ़ो, कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो डेली का, लेकिन उसका मंथन जरूर करो, ताकि वो जो आपने पढ़ा है ना उसके अंदर आपको कहीं कोई समस्या नहीं हो। इसलिए उसका अगर आप बैठ के मंथन भी करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि टॉपिक का नाम ये है और इसके मेजर पॉइंट्स ये हैं, सब पॉइंट्स इसके अंदर ये कंटेंट दिया हुआ है। और दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि टॉपिक वाइज पढ़िए। आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो जैसे इसके अंदर भारत भूगोल के अंदर ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, अगर आप वैसे पढ़ने लग जाए,
आरएस के मेंस और प्रीलिम्स दोनों को मिला के भी 7-8 टॉपिक्स हैं, इससे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। मैंने दोनों का सब्जेक्ट ज्वाइन कर दिया, फिर भी 7-8 टॉपिक ही बन रहे हैं। और अगर आप उसको टॉपिक के हिसाब से देखोगे तो 7-8 टॉपिक अगर आप एक दिन का एक भी पूरा करोगे तो एक हफ्ते में पूरे हो जाते हैं। तो ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं आए, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा आप लोगों के लिए। इस तरीके से स्मार्ट स्टडी कीजिए। चाहे आप दिन में 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो इस तरीके से पढ़ो कि आपको वो दिमाग में घुट जाए अच्छे से, कि हमने ये पढ़ लिया, हमको कभी भी पूछा जाएगा रात को उठा के भी तो हम अच्छे से बता देंगे, हमें कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। इस तरीके से पढ़िए, चाहे आप जितना भी पढ़िए। हाँ, ऐसा नहीं, क्या होता है कभी कभी कि लोग 18-18 घंटे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर उसको दूसरे तीसरे दिन पूछा जाता है तो वो डिलीट हो जाता है। हाँ, तो इससे बेटर है आप चाहे 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे, 6 घंटे, लेकिन जो पढ़ो तो वो इस तरीके से पढ़ो कि आपको अगर 7 दिन बाद में भी वापस पूछा जाए तो आप वो नींद में भी बता सको कि हाँ इसका आंसर ये था। ओके, अब अपन शुरू करते हैं टॉपिक। तो टॉपिक के अंदर क्या दे रखा, भारत की भू आकृति है तथा भौतिक स्वरूप। भू आकृति का मतलब क्या होता है? भू आकृति, भू मतलब भूमि, आकृति मतलब उसकी आकृति कैसी है, हाँ? ये चीज इसमें देखिए, भूमि की आकृति कैसी है, भारत की जो भूमि है उसकी आकृति कैसी है। अब भारत की जो भूमि है वो 2 टाइप की है। 2 टाइप की कैसे? एक तो जो बाहर से दिख रही है वो, और एक जो अंदर है। अंदर मतलब जो भूगर्भ में है। भूगर्भ में मतलब कि जो भारत जो बना है ना, ये कौन सी प्लेट से बना है, और ये कैसे बना है। जो भूमि अंदर से हम जो आंखों से देख रहे हैं वो भारत की बाहर की भूमि को देख रहे हैं, और जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जो वैज्ञानिकों ने पढ़ी है, जो भौतिक विज्ञानी थे उन्होंने किताबों में लिखी है, वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अंदर का अध्ययन किया जो हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस के अंदर है, क्योंकि हम वैज्ञानिक नहीं है, हमें अपना पेपर क्लियर करना है, तो हम उतना पढ़ेंगे जितना कि हमारे सिलेबस में है। लेकिन हम वो उतना किस लिए पढ़ पा रहे हैं जो सिलेबस में हो? क्योंकि भूवैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, और उन्होंने अपना प्रोफेशन के अंदर, मतलब वो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने भूमि की खोज करके हमें बताया कि अंदर कौन सी प्लेट है जो जिसके ऊपर भारत की जो भूमि है वो है, कौन से प्लेट के ऊपर भारत की जो भूमि है वो अटकी हुई है, मतलब रुकी हुई है भूमि। ये जो देश है ना, ये कौन सी प्लेट के ऊपर बना हुआ है भारत, ये हमें किसने बताया? हमारे जो भौगोलिक वेता थे उन्होंने बताया। तो वो चीज़ हम किताब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वैज्ञानिक थे, वो उनका वो काम था, तो उन्होंने वो अच्छे से किया और हमें बताया, तो हम उसे पढ़ रहे हैं। तो एक टाइप तो ये हो गया कि हम पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना कैसी, यानी भारत की गर्भ के अंदर की भूमि की संरचना कैसी है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि भारत की जो भूमि है उसकी बाहर की संरचना कैसी है, जो कि हम खुद भी अपनी आंखों से देखते हैं, घूमने जाते हैं, कभी श्रीनगर वगैरह या उत्तराखंड, हिमाचल जाओ तो वहाँ हम देखते हैं, और नीचे भी प्रायद्वीपीय भारत में आओ तो हम देखते हैं हाँ ये चीज़ ये है, इसका नाम ये है। इधर मरुस्थल में भी जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये है, इसका ये नाम। इधर उत्तर पूर्वी भारत में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि हाँ इधर ये है। वो हम आंखों से भी देखते हैं और पता लगाते हैं। और ज़्यादातर हम लोग सीखते किसे? किताबों से ही सीखते हैं, क्योंकि हम किताबों से पढ़ते हैं। तो हमें कोई बताता है कि हाँ इसका ये नाम है, तो हमें किसी ने बताया इसका हिमालय नाम है, तो ईजिली याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ किताबों में पढ़ चुके हैं पहले। हाँ, तो ज़्यादातर चीज़ें हम पढ़ के ही सीखते हैं। बाद में घूमने जाते हैं, सब 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद घूमने जाते हैं, या कुछ छोटे भी चले जाते हैं तो भी वो किताबों में पढ़ते हैं और बाहर घूम के देखते हैं, तो चीज़ें उन्हें ठीक से याद होती हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हम पढ़ेंगे भू आकृति। तो मैंने आपको बताया कि भू आकृति 2 प्रकार की है, भारत की भू आकृति जो हम पढ़ेंगे। में भौतिक स्वरूप मतलब इसका स्वरूप कैसा है, किस टाइप के स्वरूप का मतलब ये होता है कि स्वरूप का मतलब है कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत है, तटीय प्रदेश है, उत्तर पूर्व के अंदर पर्वतीय प्रदेश है, हाँ? उसके बाद मरुस्थल है पश्चिम में। तो ये क्या था, ये इसका स्वरूप है। स्वरूप का मतलब ये होता है, जैसे मैं खड़ी हूँ, हाँ? अब आपसे कोई ये पूछेगा कि नीलम मैडम कैसी है, तो आप क्या बताओगे, है कि ऐसा चेहरा है, ऐसी नाक है, ऐसे हाथ हैं, ऐसे बाल हैं और ऐसी आंखें हैं, तो वो मेरा स्वरूप हो गया है। तो वही चीज इसमें हम पढ़ेंगे आज, है। तो आपको क्या समझ में आ गया? आपको पहला स्टेप क्लियर हो गया। पहला स्टेप क्लियर हो गया यानी आपको चैप्टर का जो नाम था वो अच्छे से समझ में आ गया है। मतलब मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि जिन्हें आता है ना भूगोल, है, उनका ठीक है, उनका रिवीजन हो जाएगा। अगर वो ब्लूटूथ कान में डाल के भी कुछ काम करते हुए भी ये लेक्चर सुनेंगे तो भी उनको वापस रिवीजन हो जाएगा। और जिन्हें भूगोल नहीं आता, मतलब जो दूसरे सब्जेक्ट से हैं, जिन्हें पहली बार नाम सुना होगा कि भूगोल नाम का भी कोई सब्जेक्ट है, उनका बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँ उसके बाद में बच्चे को इतनी अच्छे से याद हो कि बच्चे को ऐसा लगे कि हाँ हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। अगर हमने ये एक टॉपिक तैयार किया है तो इस एक टॉपिक में से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो हमारा नहीं छूटेगा, हम करेंगे, है। और 0 लेवल वाला बच्चा जो भूगोल शुरू कर रहा है अभी पढ़ना, उसको भी सब कुछ आ जाए। जब वो ये टॉपिक पढ़ के निकले, या फिर जब भूगोल हम खत्म करेंगे, सब्जेक्ट हम खत्म करेंगे, तब उसको ऐसा लगना चाहिए कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भूगोल में कुछ नहीं आता था, लेकिन फिलहाल मुझे पूरी
जितना टॉपिक्स हैं इस मेरे सिलेबस में वो सारे टॉपिक आते हैं, सब आते हैं। और तीसरी बात, मैं आप लोगों को इसके लास्ट में जैसे टॉपिक्स हो जाएंगे ना, तो उसके लास्ट के अंदर जितने अब तक के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में और मेंस में आए हैं वो सारे कराऊंगी है टॉपिक के लास्ट में, क्योंकि मैं सिलेबस भी दोनों को मिक्स कर दिया, मेंस का और प्रीलिम्स का है। तो टॉपिक भी मैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ, कंटेंट भी आपको ऐसी तरीके से दे रही हूँ कि प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों कवर हो जाए उसके अंदर। तो मैं क्वेश्चंस भी जो हैं टॉपिक खत्म होने के बाद में आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के कराऊंगी यहीं पे, ताकि आप इसी प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको जो क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको समस्या नहीं होगी। आपको ये पता लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, उस टाइप के मेंस में आते हैं। दोनों की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे, एक ही साथ और कम टाइम में हो जाएगी। अलग अलग आपको टाइम नहीं खर्च करना पड़ेगा, या फिर अलग अलग जगह आपको अपनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। और उसके अलावा जो खुद से भी मैं अपने कुछ क्वेश्चंस बना के उसके अंदर लगाऊंगी, जोड़ूंगी, मतलब ऐड ऑन करूंगी है, ताकि आपकी और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। सारांश ये है कहने का कि यहाँ से अगर आप भूगोल पढ़ के निकलते हो तो उसके बाद में आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमें पूरा भूगोल होता है, अच्छे से हमारी प्रिपरेशन होती है। बस मैं ये चाहती हूँ कि जब आप ये लेक्चर लो तो फुल फोकस्ड होके लो, मतलब आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ ना उन शब्दों पे होना चाहिए। और जो मैं मैपिंग कराऊँ, यहाँ मैपिंग, क्योंकि भूगोल मैपिंग के बिना तो अधूरा रहता है, तो साथ साथ में मैपिंग भी होगी, तो आपका पूरा फोकस मैपिंग पे होना चाहिए, क्योंकि भूगोल समझा मैपिंग से ही जाता है। दूसरी बात, मैपिंग अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं वो थोड़ी फिर भी इधर उधर होके स्किप हो जाती है दिमाग से, हाँ, कुछ टाइम बाद में रिवीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैप जो होता है, माइंड मैप, वो याद रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक, अपनी मेमोरी उसको कैच करके रखती है कि हाँ मैप ही इस तरीके से। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर आप थ्योरी भूल भी जाते हो, बाई चांस आपका वो मैप कहीं देखा हुआ होता है, कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया मान लो, जैसे आरपीएससी ने या यूपीएससी ने अलग टाइप का क्वेश्चन डाल दिया आपको, है, तो आप उसको मैप के थ्रू कर सकते हो। अगर आपने कभी कहीं पे भी नहीं पढ़ा और आपने अगर मैप भी देखा तो आप उसके भी द्वारा उस क्वेश्चन को कुछ प्रतिशत तो आप करके आ सकते हो, छोड़ के तो नहीं आओगे, कुछ प्रतिशत तो आप कर ही आओगे। और एक बात यह है कि मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको, मैं जैसे आपको अभी समझा रही हूँ तो मैं बीच में यूपीएससी का नाम भी ले रही हूँ, इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो भारत का भूगोल है ना, तो जो आरएएस के अंदर है ये टॉपिक्स यूपीएससी के भी अंदर हैं। तो यूपीएससी का भी कुछ परसेंटेज सिलेबस आरएएस में कवर हो जा रहा है। मतलब अगर यूपीएससी की आप भूगोल की तैयारी कर लोगे तो आरएएस की हो जा रही है, और अगर आरएएस की आप तैयारी कर ले रहे हो तो उसमें से कुछ परसेंटेज आपका यूपीएससी का क्लियर हो जा रहा है। और इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको भारत का भूगोल यूपीएससी के लिए भी पढ़ाऊंगी, तो उसको भी मैं बिल्कुल आपको सेम ऐसे ही पढ़ाऊंगी जैसे इसका करा रही हूँ, भारत आरएएस का करा रही हूँ। मतलब आरएएस का मैं आपको दोनों ज्वाइन करा रही हूँ, मतलब मेंस का और प्रीलिम्स का सिलेबस ज्वाइन करके और कंटेंट ज्वाइन करके एक साथ ही करा रही हूँ। वैसे ही सेम आपको मैं यूपीएससी का भारत का भूगोल यहाँ पे कराऊंगी, मतलब प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का सिलेबस ज्वाइन करूंगी एक साथ है, और उस वैसे ही कंटेंट लूंगी जो प्रीलिम्स का भी हो, मेंस का भी हो, और इसी प्लेटफॉर्म पे दोनों को एक साथ ही मिला के दोनों सिलेबस और कंटेंट कराऊंगे। फिर क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे लास्ट में टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वो भी सेम मैं ऐसे ही कराऊंगी आपको, जो प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के एक साथ हो, ताकि आपकी एनर्जी भी बचे और आपका टाइम भी बचे, और एक साथ में एक ही जगह पे आपका पूरा क्लियर हो जाए, जो आपको ये संतुष्टि रहे कि हाँ हमने वहाँ से भूगोल पढ़ा है, हमारा पूरा कंप्लीट है। तो क्वेश्चंस जो पीछे कराऊंगी वो तो कराऊंगी, उसमें से आएंगे, वो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आरपीएससी और यूपीएससी डालती है, आपको आइडिया लग जाएगा। और जो नए टाइप के आएंगे वो उस कंटेंट में से मिल जाएंगे जो मैं आपको करा रही हूँ, और कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से भी कराऊंगी, तो उससे भी आपका हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या पर समझा था? हमने समझा था कि भारत भू आकृति क्या होती है और भौतिक स्वरूप क्या होता है। तो हमने पहले समझा कि भू आकृति और भौतिक स्वरूप का अर्थ समझ लिया। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि भू आकृति, हम शुरुआत करते हैं भूगर्भिक भू आकृति से, यानी शुरुआत कहाँ से हुई पृथ्वी की। हम विश्व का जो भूगोल पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे विश्व की भू आकृति, भूगर्भिक आकृति क्या होगी, विश्व की भूगर्भिक आकृति हम पढ़ेंगे विश्व के भूगोल में। फिलहाल हम पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक आकृति। तो शुरुआत हम करेंगे भूगर्भिक आकृति से, उसके बाद में जो ऊपर की आकृति है भारत की, जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हैं। तो भारत की भूगर्भिक आकृति, पहले मैं आपको बताती हूँ मेजर पॉइंट्स हैं। मेजर पॉइंट्स क्या हैं भारत के? मेजर 5 पॉइंट है। जैसे पहले उत्तर के अंदर क्या है, ये मेजर पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको, उसके बाद में हम भूगर्भिक आकृति शुरुआत करेंगे। पहले मेजर पॉइंट्स बता दूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम इस टॉपिक के अंदर ये चीजें पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे
भूगर्भिक आकृति। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, जो ऊपर की आकृति है भारत की, जो हम आंखों से देख पा रहे हैं वो। अब जो आकृति ऊपर की है भारत की, हम उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी उसके मेजर पॉइंट्स। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अभी समझाना कि इस तरीके से स्मार्ट स्टडी होती है। तो उसके मेजर पॉइंट्स कितने प्रकार के होंगे, जो बाहर वाली आकृति है उसकी। क्योंकि गर्भ की आकृति की तो मैंने आपको बता दिए, हाँ, प्लेट्स के लिए, प्लेट्स के बारे में, और अच्छे से खुल के आगे जैसे जैसे टॉपिक चलेगा समझाऊंगी। अभी हमने भूगोल को पढ़ना शुरू किया है, तो जो बच्चे अभी नए हैं ना, बिल्कुल जिनको नहीं आता है, 0 लेवल से हैं, उन बच्चों को शुरू में हो सकता है ये लगेगा ये क्या है, क्योंकि हम भी जैसे जैसे कि हम किसी एक नई क्लास में पढ़ने जाते हैं, जैसे हम 7th पास करके 8th में गए, तो जब 8th में जाते थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था, सब कुछ नया नया लगता था कि हाँ ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा इरिटेट हुए रहते थे कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं, सब कुछ नया नया सा है, कैसे करेंगे क्या करेंगे। लेकिन जब 8th क्लास कंप्लीट हो जाती थी, लास्ट में जब एग्जाम आते थे तो पूरी किताब याद रहती थी कि हाँ इस टॉपिक में ये है ये है ये है, और सब याद रहता था। क्योंकि हम कोई भी काम नया नया करने जाते हैं, चाहे कोई भी काम हो लाइफ का, है, उसमें ऐसा लगता है शुरू में यार ये क्या है, कैसे है, कैसे होगा, सब कुछ नया नया सा। लेकिन जब वो काम हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं लाइफ के अंदर, या किसी भी चीज़ में, तो फिर लास्ट में जाते जाते लगता है हाँ सब कुछ आसान है, सब कुछ आता है। चलो अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऊपर से जो भारत जैसा दिखता है उसको हम कितने मेजर पॉइंट में, मेजर भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है हिमालय, सेकंड है मैदानी भाग, तीसरा है मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय भारत, पांचवा है तटीय मैदान। तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश, ये 5 मेजर पॉइंट हैं प्रायद्वीपीय भारत। अच्छा, हाँ, ये 5 मेजर पॉइंट हैं जो हम पढ़ेंगे, जो ऊपरी जो भारत का स्ट्रक्चर है, ऊपर से भारत कैसा दिखता है उसके अंदर। तो उत्तर में हिमालय है। अब हिमालय का मेजर पॉइंट है ये, है कि ये उत्तर में हिमालय है। अब हिमालय को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, है, 2 भागों में बांट सकते हैं, और फिर उनको भी हम 2 भागों में कैसे बांट सकते हैं, उत्तरी हिमालय, उत्तर में हिमालय, उत्तर के अंदर ऊर्ध्वाधर हिमालय और क्षैतिज हिमालय, हिमालय ऊर्ध्वाधर हिमालय और क्षैतिज हिमालय को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। ऊर्ध्वाधर हिमालय को हम 4 भागों में बांटेंगे और क्षैतिज हिमालय को भी हम 4 भागों में बांटेंगे। ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब आगे अभी डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगी ना, जैसे कि उत्तरी हिमालय को पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगी कि उत्तरी हिमालय को, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 भागों में बांट सकते, फिर 2 भागों से उसको 4 भागों में बांट सकते हैं, फिर उसके अंदर कौन सा कंटेंट है ये पढ़ाऊंगी। फिर मैदानी भागों को कितने भागों में बांट सकते हैं, मैदानी भागों को 2 भागों में बांट सकते हैं, ऊर्ध्वाधर, जैसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तरीके से। उसके बाद में मरुस्थल तो अपना एक ही है, आपको पता है कि राजस्थान है, तो वो तो मरुस्थल में जो है वो उसी में, मतलब इसके कोई पार्ट्स नहीं है मरुस्थल के। और प्रायद्वीपीय भारत के अंदर कि कौन कौन सा हिस्सा है जो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आता है, और कौन कौन से पर्वत पठार इसके अंदर शामिल है प्रायद्वीपीय भारत में। और तटीय प्रदेश जो है वो कितने प्रकार के, तटीय प्रदेश 2 प्रकार का आपको पता होगा, पश्चिमी तट या पूर्वी तट। क्योंकि घर में जिनको भूगोल आता है, जिनके सब्जेक्ट है, उनको तो
वैसे भी कुछ मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी कि हाँ मैडम ये चीज़ पढ़ा रही है और किस तरीके से पढ़ा रही है। और जिन्होंने कभी भूगोल नहीं भी सुना, उन्होंने ये कॉमन कॉमन नाम है जो घर में भी हम सुनते ही रहते हैं और समाचारों में सुनते रहते हैं और अखबार में पढ़ लेते हैं। फिर घर में जो जूनियर्स होते हैं, जूनियर किसी की होती है, किसी छोटे बहन भाई की होती है भूगोल, तो उनसे भी हम सुन लेते हैं, सीनियर से भी सुन लेते हैं, किसी ने पहले का पढ़ा हुआ होता है। तो ये जो शब्द है ये आपने पहले भी सुने हुए होंगे। फिर माइंड में, और अभी मैं बोल रही हूँ ना कि जितना आप अगर पढ़ ले रहे हो ना, एक बार दो बार आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में आपको रिवीजन करना है, तो आप कानों में ब्लूटूथ लगाइए, काम कुछ भी करिए 2x पर लगाइए और आराम से उस चीज़ों को बार बार अगर आप सुनोगे ना तो वो याद हो जाती है। एक ही बात को आप एक बार, दो बार, तीन बार सुनोगे तो याद हो जाए, हो जाती है दिमाग में, बार बार वो क्लिक करती है तब। और मैं भी एक बात को एक दो बार, तीन चार बार बोल रही हूँ, तो रिपीट करके जो हार्ड शब्द होंगे ना इसके अंदर, जो कभी आपने नहीं सुने होंगे, नए नए शब्द होंगे, उनको अपन दो चार बार मैं बोल दूंगी इधर, ताकि आपके भी दिमाग में वो बार बार सुनने से क्लिक हो जाएगा। तो हम कहाँ थे? हाँ, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय, ये हम आगे पढ़ेंगे। हैं अब है ये पढ़ा, ये देखिए मैप के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैपिंग जो होती है वो अपने दिमाग में लंबे टाइम तक स्टोर रहती है। अगर हम थ्योरी भूल भी जाते हैं तो, वैसे तो अगर आप रिवीजन करोगे टाइम टाइम पे तो भूलोगे नहीं, लेकिन अगर बाई चांस हम भूल भी जाते हैं तो मैपिंग होती है वो काफी लंबे समय तक स्टोर रहती है माइंड के अंदर, और उसके आधार पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। तो इसके अंदर ये देखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, जो जैसे मैंने अभी हिमालय लिखा था ना, वो यहाँ पर्वतीय प्रदेश लिखा हुआ है, ये जो ग्रीन ग्रीन वाली है ये इधर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हिमालय तो इधर ही है, ये इधर भी, ये इधर वाला हिस्सा भी बच्चे हिमालय में ही आता है, और ये इधर वाला नहीं, ये नीचे अंडमान निकोबार तक का होता है ना, ये यहाँ से ये सारा हिमालय में ही आता है। वो मैं आपको अभी आगे डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगी, वर्णन करके अच्छे से पढ़ाऊंगी, तब आपको समझाऊंगी। और ये जो वाला हिस्सा है ये इधर मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर कौन सा आता है? राजस्थान आता है, और कुछ हिस्सा गुजरात का आता है। फिर ये इधर मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय भारत तो इधर से शुरू होगा, ऐसे इधर से, इधर से ये जो शिलोंग की पहाड़ियां ये भी प्रायद्वीपीय भारत में ही आती हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर से तो है मैदानी भाग, लेकिन जो अंदर है भूगर्भिक संरचना है ना इसकी, ये यहाँ तक पहुंची हुई है प्रायद्वीपीय भारत की। मतलब इधर वाला जो हिस्सा है इसकी जो भूगर्भ की संरचना है वो यही पहाड़ियां हैं, यही पत्थर है जो इधर प्रायद्वीपीय भारत में है, जो यहाँ तक पहुंचा हुआ है, इसलिए ये यहाँ तक प्रायद्वीपीय भारत है। और ऊपर जो है ये ऊपर मैदानी भाग है, तो ये यहाँ मैदानी भाग दिखाया गया है जो मैं आप लेकिन मैं बोल के आपको समझा रही हूँ तो आप समझ में आ जाएगा। है और ये इधर से अरावली से लेके नीचे पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, और ये तटीय भारत, तटीय प्रदेश, ये पूर्व पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। मैंने आपको बताया ना तट को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। और अगर किसी को कोई भी डाउट होना आप कमेंट में डाल देना, मैं हर हाल में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कमेंट की रिप्लाई जरूर दूंगी। है कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये देखिए इधर ये भूगर्भिक संरचना से शुरुआत करते हैं। सरफेस का जो ऊपर वाला भारत है उसको बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम शुरुआत कर रहे हैं भूगर्भिक संरचना यानी भारत की भूगर्भ। तो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं भूगर्भिक संरचना से, भारत की भूगर्भिक संरचना से पढ़ना। इसमें हमने, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि हम भारत का ही भूगोल जो है उसकी जो भूगर्भिक संरचना उसी के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की जो भूगर्भिक संरचना वो हम विश्व में पढ़ेंगे। है विश्व का भी, प्रीलिम्स का और मेंस का, आरएएस का भी भूगोल मैं इसी प्लेटफॉर्म पे कराऊंगी, और यूपीएससी का भी मैं इसी प्लेटफॉर्म पे प्रीलिम्स का और मेंस का भूगोल आपको कराऊंगी। तो ये देखिए भूगर्भिक संरचना किससे हुई है? भूगर्भिक संरचना दो प्रकार से हुई है, एक तो महाद्वीपीय विस्थापन से और एक टेक्टोनिक प्लेट से। हैं तो जो हमारे कोबर जो भूगोल वेता थे उन्होंने, और हैरी हेस जो भूगोल वेता था, इन दोनों ने ये सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? एक तो महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और दूसरा टेक्टोनिक प्लेट वाला सिद्धांत जो भारत की भूगर्भिक संरचना है उसका। तो हमारा जो विश्व का मैप है, जो वर्ल्ड का मैप है, वो आपने देखा होगा कि इस तरीके इसका है। तो इसके अंदर भारत की जो भूगर्भिक संरचना है ये किस तरीके से बना था? शुरू में बना, एक मिनट, हाँ, शुरू में इस तरीके की संरचना थी। इस संरचना के अंदर ऐसे, ये जो है इधर
पेंथालासा, इसको हम बोलते हैं हाँ, इसको हम बोलते हैं पेंथालासा नाम से है। इसको बोलते हैं पेंजिया, पेंज पेंजिया नाम से हम इसको जानते हैं। फिर हुआ क्या कि ये जो पेंजिया है ये टूटा दो पार्टों में, ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया, बीच के अंदर ये जो महासागर है ये आ गए हैं। फिर जो बीच में जगह बनी, जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, इस तरीके से ऐसे ये बीच में जगह बनी, ये बना अंगारा लैंड, इसको कहा गया अंगारा लैंड, और इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, और ये बीच में ऐसे छिछली भूमि बन गई, जैसे बोलते हैं 33 भूसन्नति। 33 भूसन्नति मतलब कि इस तरीके का जैसे 33 ये बनी 33 भूसन्नति, और ये दो पार्ट बने। अब हम 33 भूसन्नति का मतलब क्या होता है कि इस तरीके का हिस्सा बना। चलो यहां मैं दोबारा मैं बना देती हूँ। अंगारा लैंड, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। रट्टाफिकेशन नहीं चलती सिविल सर्वेंट्स के लिए बच्चे, क्योंकि कितना समझोगे, अगर रट्टा कर मारोगे तो कितना मारोगे। गोंडवाना लैंड इसलिए समझ के पढ़ो ताकि कम टाइम के अंदर आप ज्यादा समझ सको, और लंबे टाइम तक समझी हुई चीज ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे तो उसमें रटने में टाइम भी ज्यादा लगता है, और एक टाइम के बाद में भूल भी जाते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में वैसे ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर रहता है, और अगर उस प्रेशर की वजह से फिर रट्टी हुई चीजें इंसान जल्दी भूलता है। जबकि अगर आप फ्रेश माइंड से बैठोगे एग्जाम में तो चीजें समझ में, समझी हुई चीजें होती है वो जल्दी रिकॉल होती हैं। ओके है, तो ये बनी इधर भूसन्नति, 33 भूसन्नति बोलते हैं इसको है। तो 33 भूसन्नति मतलब इस तरीके का सा बना ऐसे। तो ये वाला जो हिस्सा है ये अंगारा लैंड, ये इधर वाला है गोंडवाना लैंड, और ये बना अवसाद, इकट्ठे हो गए यहाँ पे अवसाद, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हिस्से हो गए ना, जैसे ऐसे फट गई चीज है, तो बीच में से अलग अलग, तो यहाँ हो गई अवसाद, इकट्ठे हो गए सारे अवसाद। ये अंगारा लैंड, इसको इधर ये और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा है, ये है गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड, ये अवसाद इकट्ठे हो गए हैं। फिर जब ये दोनों आपस में टकराए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टकराए, तो ये जो भूसन्नति थी ना, ये वाली, ये भूसन्नति इसका नाम है, जिसे हम बोलते हैं 33 भूसन्नति। 33 भूसन्नति ये वाली है। इसमें जो अवसाद थे ना वो इकट्ठा हुए, तो शुरू में जब कोई भी शुरू में जब टकराते हैं तो ज्यादा जोर आता है, और ज्यादा जोर लगने से ज्यादा ऊपर तक चीजें उछलती हैं। उसके बाद में दोबारा जब टकराते हैं तो थोड़ा कम जोर आता है, तो कम ऊपर तक चीजें उछलती हैं। तीसरी बार जब टकराते हो तो उससे कम जोर आता है, चौथी बार उससे भी कम जोर आता है, तो चीजें कम उछलती है, तो उतनी ही ऊंचाई हिमालय की गई। अगर शुरू में जब ये टकराया, तो जब ये वाली जिस जगह थी, ये दोनों आपस में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टकराए, तो पूरे जोर के साथ टकराए। जब ये पूरे जोर के साथ टकराए तो जो अवसाद थे वो उछल के ऊपर तक गए हैं। ऊपर तक गए तो आप देखते हो कि ऊपर वाला जो हिमालय है, जो हम भारत से देख सकते हैं, जैसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, और ट्रांस हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा होने के बाद उसके बाद में महान हिमालय की, महान हिमालय के बाद लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय। सबसे कम शिवालिक हिमालय की है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हिमालय जो है वो भी 4 भागों में बटा हुआ है। पहले 2 भागों में बटा है, फिर 2 भागों में के भी सब पॉइंट मतलब 4 भागों में बटा हुआ है। तो हाँ, ये टकराया तो उससे बना महान हिमालय। तो ये जैसे जैसे हुआ क्या, जैसे कि हम आटा गूंदते हैं, तो हमने इतना आटा गूंदा, अब उस आटे को गूंदने के लिए हम ऐसे दबाना शुरू करेंगे ना, तो बीच में ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे मोड़ से बन जाते हैं, जैसे कि
ये आटा है। अगर अब हम इसको इस तरीके से ऐसे करेंगे, नहीं आटा गूंद लिया है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जांपल्स देके समझाऊंगी जो हम अपनी डेली लाइफ की डेली दैनिक जो जीवन होता है उसके अंदर यूज करते हैं ना, इस तरीके के एग्जांपल्स देके समझाऊंगी आपको, ताकि इजीली समझ में आ जाए। अगर भाषा आसान होगी तो आपको जल्दी आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। शब्द भी बिल्कुल आसान यूज करूंगी ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको, आसान शब्दों में अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे हमने ये आटा गूंद लिया, अब ये आटा हुआ गूंदा हुआ रखा, मैं अगर इसको इधर से ऐसे पुश करूंगी ना, ऐसे दबाऊंगी दोनों तरफ से, है तो यहां से ऐसे ऐसे हो जाएगा। जस्ट वेट, हाँ ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगा ये। अब ये डिपेंड करता है कि मैं इसको कितना जोर से दबाती हूँ। अगर मैं ज्यादा जोर से दबाऊंगी जो पहला निकले, पहला जो यहाँ से मोड़ निकलेगा ना वो ज्यादा ऊंचा निकलेगा है, फिर दोबारा थोड़ा कम लगेगा है, फिर तीसरी बार और उससे भी कम, चौथी बार उससे भी कम, इसी तरीके से है। जो ट्रांस हिमालय है वो सबसे ऊंचा है, और फिर जो महान हिमालय वो उससे नीचे है, और फिर जो क्या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय बिल्कुल ही नीचे है, इस तरह का। तो एक है ये सिद्धांत है, इसको क्या सिद्धांत बोलते हैं, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत। तो एक तरीके से ये है जो भूगर्भिक संरचना बनी भारत की, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है टिक्टोनिक प्लेट्स का। टिक्टोनिक प्लेट का मतलब क्या है कि जो 7 प्लेट है अपनी, जैसे कि ये है भूमि, इसके ऊपर यहां मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा। फिर एक प्लेट ये है, फिर एक प्लेट ये है, फिर एक प्लेट ये है, ऐसे करके 1 2 3 4 हो गई है, 4 5 6 7, ये 7 प्लेटें हो गई हैं। इन 7 प्लेटों के, और ये बीच में मैग्मा है, 7 प्लेटों के नाम आपको पता होंगे हैं, अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिकन, सादर्न अमेरिकन, और यूरेशियन प्लेट, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, और भारतीय प्लेट, ऐसे करके कुल 7 प्लेटें हैं। वो हम पढ़ेंगे विश्व के भूगोल में। अभी मैं आपको वही बताऊंगी जो हमारे भारत के भूगोल में जरूरी है। हाँ, तो इस तरीके से प्लेट बनी। तो इसमें जो अफ्रीका की जो प्लेट थी, नीचे वाली प्लेट है, वहां से निकली अपनी भारतीय प्लेट। वो वहां से निकलने के बाद में ऊपर यूरेशियन प्लेट है, ऊपर जो भारत का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे कि ये, एक मिनट, ये है भारत का ऊपर, ये है यूरेशियन प्लेट, जॉइंट थी उस वक्त, दोनों एक थी। मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता गया ना, पेंजिया का जो नक्शा था वो चेंज होता गया, जैसे जैसे वक्त निकलता गया पेंजिया का नक्शा भी चेंज होता गया। और अभी फिलहाल टाइम में भी हिमालय का अभी भी हो रहा है, इसीलिए अब हिमालय को हम नवलित पर्वत श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि अभी भी हिमालय में चेंजेस आ रहे हैं, जबकि अरावली में चेंजेस नहीं आ रहे, वो बहुत पुरानी है, वो तो अभी तो मतलब पतन के स्तर पे है, सही बताऊं तो अरावली तो ऐसे ये इधर से यूरेशियन प्लेट, और इधर से जैसे ऐसे गई, मान लो ऐसे, ये हुई इधर से, ये अफ्रीकन प्लेट है, तो यहां से निकली है, ये यहां से निकलने के बाद ऐसे ऐसे जाके इधर यूरेशियन प्लेट से टकराई। और जब ये टकराई तो जितने जोर से टकराई ना, उस जितना जोर से यहां से टकराई, ये जो अवसाद था यहाँ पे इकट्ठा, उस अवसाद से बना हिमालय। जितने जोर से टकराई, तो शुरुआत में जो भी शुरुआत में हम किसी से टकराते हैं तो जोर से आता है, मतलब उधर से इधर से जो भारतीय प्लेट थी वो भी अपनी स्पीड से आ रही थी, उधर इधर यूरेशियन प्लेट है वो भी अपनी स्पीड से आई, और शुरू में टकराई जोर से, इसलिए हिमालय बना बड़ा। उसके बाद में ऐसे करके जैसे जैसे वक्त गुजरा और ये आपस में टकराती गई, वैसे वैसे ही हिमालय में परिवर्तन आते गए, और हिमालय का नक्शा बनता गया, मैप बनता गया है। तो ये है भारतीय प्लेट। ये है यूरेशियन प्लेट। प्लेट, और ये है भूसन्नति। मैं आपको इसका भूगर्भीय संरचना, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कि मैं वही पढ़ा रही हूँ जो अपने भारत के भूगोल में जरूरी है। बाकी जो विश्व के भूगोल में जरूरी होगी वो विश्व के भूगोल में पढ़ाऊंगी है। और जब विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल आप पढ़ लोगे, उसके बाद में आपको कंबाइन समझ में आ जाएगा पूरा भूगोल, कि हाँ भारत का भूगोल ये है, पूरे विश्व का भूगोल ये है, इसमें से इतना जो पार्ट है वो भारत का भूगोल का पार्ट है, और बाकी विश्व का भूगोल का पार्ट है। और उसमें भी भारत के भूगोल में भी
जो राजस्थान का भूगोल है, अगर मैं राजस्थान का भूगोल पढ़ाऊंगी तो फिर उसमें चीज़ों तीनों भूगोल समझ में आएंगे। फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि विश्व का भूगोल इतना है, भारत का भूगोल इतना है और राजस्थान का भूगोल इतना भाग हमको विश्व के भूगोल में पढ़ना है, इतना ये भारत का हो गया। तीनों को आप 3 जगह पार्टीशन करके पढ़ सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ विश्व के भूगोल में है। जैसे कि हम पूरा विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें हम भारत को इंक्लूड करके पढ़ लेते हैं और कुछ हिस्सा हम राजस्थान का भी पढ़ लेते हैं। ओपन करके नहीं पढ़ते, पूरा राजस्थान नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ हिस्सा जो जरूरी होता है वो हम विश्व के भूगोल में पढ़ते हैं। फिर अगर हम अकेला भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो फिर हम भारत का भूगोल पूरा पढ़ते हैं और कुछ हिस्सा जो जरूरी होता है वो राजस्थान का उसमें पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें हम पूरा राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। तो तीन है ये भूगोल, तीनों के भूगोल इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगी। चिंता मत करो, सुकून से शांति से जो मैं समझा रही हूँ उसको समझो। और जब हम पूरा पढ़ चुके होंगे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल है और आरएएस का और यूपीएससी का सारा सिलेबस, लास्ट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरुआत के अंदर सारी चीज़ें, क्योंकि सारी इंटरलिंक है, भूगोल के अंदर हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। हाँ, इंटरलिंक का मतलब ये होता है कि अगर आप पठार पढ़ोगे ना तो उसमें आपको समझ में, पठार में आप ये भी पढ़ोगे कौन सी नदी कहाँ है और यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो पठार से रिलेटेड मिट्टी भी है, नदियाँ भी। आप फिर नदी पढ़ोगे तो नदी में आप फिर पढ़ोगे पठार की, ये नदी इस पठार से निकलती है, इस पहाड़ी से निकलती है, और फिर वहाँ की नदियाँ जब बहती है तो अवसाद इकट्ठे करके लाते हैं तो यहाँ की मिट्टी ऐसी है, वो मिट्टी दोबारा पढ़ोगे। मतलब एक एक चीज़ को आप घुमा फिरा के हर टॉपिक में पढ़ोगे। हाँ, तो ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ एक ही इसी भूगोल सब्जेक्ट में 3-4 टॉपिकों में आएगी, 3-4 जगह आएगी, तो इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, शांति से माइंड को शांति से कूल और काल्म करके मैं जो समझा रही हूँ इसे समझिए, सुनिए। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। जब मुझे नहीं आती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था पता नहीं क्या ही चीज़ है, मैं भी सोचती थी कि पता नहीं क्या ही यूपीएससी का सिलेबस है, क्या ही आरएएस का सिलेबस है, पीसीएस का सिलेबस है। और वैसे भारत का भूगोल तो हर पीसीएस में, ना कि आरएएस के अंदर ही, बाकी जो पीसीएस है अदर स्टेट्स की, जो दूसरे राज्यों की पीसीएस है उसमें भी है। बस 1-2 टॉपिक ही हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, बाकी सारा भूगोल सेम ही होता है। हाँ, दूसरे पीसीएस सब्जेक्टों, दूसरे पीसीएस हैं जो दूसरे स्टेट्स के जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें भी सेम ही होता है। बस कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक्स होते हैं जो 1-2 ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी सेम ही है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल तो सारे अदर स्टेट्स की जो पीसीएस होती हैं उसके अंदर भी। तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर माँ के पेट से कोई कुछ भी नहीं सीख के आता, सब कुछ इसी धरती पे आके सीखता है इंसान। और जब जाता है तो इसी धरती पे छोड़ के चला जाता है, साथ भी कुछ नहीं लेके जाता है। जब आता है तो कुछ सीख के नहीं आता, और जब जाता है तो कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जाता, सब यहीं पे सीखता है, यहीं पे छोड़ जाता है। इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग को कूल और काल्म और शांत करके मैं जो समझा रही हूँ उसको समझना है। और अभी तो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, उसके बाद में ये रिकॉर्डेड ये साथ साथ में रिकॉर्ड भी हो रही है, ये है तो इसको मैं फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। उसको आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1 बार सुन लो, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, आप जितनी बार चाहो उतनी बार सुन सकते हो। जब तक नहीं समझ में आए चीज़ तब तक सुनते रहो। क्योंकि अगर आप बैठ के पढ़ते हो ना तो उसमें आपको 100% फोकस, अगर आप बैठ के पढ़ने के लिए आप एक टॉपिक को 1 या 2 बार फुल फोकस करके पढ़ लोगे ना, उसके बाद में आप बार बार रिवीजन, आप कानों में ब्लूटूथ डालिए, कुछ भी काम करिए, चाहे आप खेती के अंदर, सही बताऊँ ना, अगर लावणी भी कर रहे हो ना खेतों के अंदर, या फिर आप भैंस का भी कोई चारा वारा ला रहे हो, भैंस के लिए चारा ला रहे हो या घास ला रहे हो या कुछ भी ला रहे हो, तभी भी अगर आप कान में ब्लूटूथ डाल के ये चीज़ें सुन रहे हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप फोकस करके आप 1 या 2 बार टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद में आपको अगर रिवीजन करना है ना तो वो आज फिलहाल के टाइम में कोई भी मुश्किल नहीं है। इसलिए नहीं है, आप कुछ भी करते समय, कोई भी काम कर रहे हो, आप कान में ब्लूटूथ डाल के रखिए, इजीली सुन सकते हो। क्योंकि मैं जब यूपीएससी की तैयारी करती थी ना, मैंने शुरू में 2 साल यूपीएससी की तैयारी की, क्योंकि मेरे पास 2 ही अटेम्प्ट बचे थे, क्योंकि घर में बच्चे पाल रही थी, घर गृहस्थी संभाल रही थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। लास्ट में 2 अटेम्प्ट बचे, तो मैंने पूरी मेहनत की, पूरी खुद का जोर लगाया पूरे से पूरा कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं। लेकिन पहले अटेम्प्ट में बचे ही 2 ही अटेम्प्ट थे, क्योंकि एज हो गई थी। अब पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, मैं प्रेशर में आ गई, मैंने कहा मेरे पास 2 ही हैं अटेम्प्ट चले जाएंगे, क्या करूंगी मैं, है तो फिर क्या हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में सिर्फ प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ। क्यों, फिर 2 ही अटेम्प्ट थे, अटेम्प्ट खत्म हो गए। फिर अब रास्ता बचा आरएएस का, तो वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, एग्जाम दे रहे हैं आरएएस के। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने शुरू में पढ़ा था तब मुझे लगा था कि हाँ पढ़ने, क्योंकि बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, 7-8 साल बीच में पढ़ाई छूट गई थी, सही बताऊं तो 7-8 या 10 साल ही हो गई थी शायद, बच्चों के घर गृहस्थी की वजह से। खैर छोड़िए, वो एक अलग मैटर है। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ
कि जो 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं ना, आराम से कर सकते हैं। जब मेरे जैसा इंसान कर सकता है ना, जिसकी बीच में 10 साल पढ़ाई छूट चुकी है, और जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, मैं सही बताऊं ना, मैं सिविल सर्विस के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और फिर भी मैं यहाँ खड़ी होकर आपको पढ़ा रही हूँ, और खुद भी 2 साल, जबकि बचे अटेम्प्ट 2 थे, फिर भी मैंने अपना 100% उसमें दिया कि मुझे अचीव करना है। बाकी लक की बात थी, नहीं हुआ तो है। और अभी भी मैं सही बताऊं ना, अभी भी मैं कर ही रही हूँ, है। तो ये बोलना चाह रही हूँ मैं आपको कि कर सकते हो आप। हर इंसान, हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा, जिसको कोई रिसोर्सेस नहीं है। आज के ज़माने में रिसोर्सेस की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी, क्योंकि सबके हाथ में ज़्यादा भी नहीं तो 6-7 हज़ार का मोबाइल सबके पास है, और उसमें ये सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है। आज प्रेजेंट टाइम में कंटेंट फ्री में मिल रहा है, तो आप वहाँ से पढ़ के भी आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल स्वर्ग बना सकते हो, ईजिली फ्री के अंदर बना सकते हो आप। क्योंकि आज तो एजुकेशन का भी मतलब तैयारी करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं आप बहुत महंगी कॉलेज के अंदर जाओ, बहुत महंगी कोचिंग के अंदर जाओ, नहीं। जो गांव में बैठा हुआ बच्चा है ना, जो बिल्कुल खेती कर रहा है, जिसे कुछ भी नहीं मालूम है, और जो भैंसे पाल रहा है, वो बच्चा भी अगर चाहे ना तो फ्री के अंदर तैयारी कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कंटेंट है। बस दिमाग आपको चलाना है। दिमाग हमें भगवान ने दिया है, जिसके पैसे नहीं लगते। भगवान ने हमें फ्री में दिमाग दिया है, आप इसको यूज कीजिए, हैं। और कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, हैं। और भगवान ने दिमाग हमें फ्री में दिया है। इन दोनों चीजों को यूज कीजिए और अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाइए। हैं, ये चीजें मैंने आपको इसलिए समझाई है कि अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत किसी को भी नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, कानों में ब्लूटूथ डालिए, और चाहे आप कितनी भी आपकी बिजी लाइफ हो, कितना भी बिजी शेड्यूल हो आपका, है, और चाहे आपके पास कितनी भी रिसोर्सेस की कमी हो, तो भी आप इजीली अपना सपना पूरा कर सकते हो, हर मंजिल को अचीव कर सकते हो। तो टेंशन लेना नहीं है कि एक बार में नहीं समझ में आया, हाय हम क्या करें। नहीं, आप ब्लूटूथ कान में डालिए, कोई भी काम कीजिए, साथ साथ में सुनिए। जब तक नहीं समझ में आता, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक नहीं समझ में आता ना, तब तक छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ना नहीं ना, जब तक छोड़ना नहीं, सुनते ही रहना है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको 1-2 बार बैठ के आप पढ़ लिए टॉपिक, मतलब फुल फोकस करके, उसके बाद में आप, मतलब आज के टाइम में सही बताऊं ना, क्या है कि स्पेशल पढ़ाई के लिए टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप रोटी बना रही हो ना, तो भी कान में ब्लूटूथ लगाइए, क्लास चलती रहिए। आप बर्तन साफ कर रही हो, ब्लूटूथ लगाइए, क्लास सुनते रहिए। क्योंकि मैं जब यूपीएससी की तैयारी करती थी ना, सही बता रही हूँ, सेम ऐसे ही करती थी, है। क्योंकि घर का भी काम होता था, मुझे घर भी संभालना होता था, और भी काम होते थे, तो सारा ही काम करना होता था मुझे। क्योंकि सपने तो मेरे अपने हैं ना, तो मुझे तो अपने सपने पूरे करने थे, तो डबल मेहनत भी मुझे ही करनी होती है। तो और होती थी भी और होती है भी, है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी काम कर रही हो, आप झाड़ू पोछा कर रही हो, तो भी ब्लूटूथ कान में लगाइए, सुन लीजिए। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो आज के ज़माने में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, और इजीली अचीवमेंट, इजीली उन रिसोर्सेस को आप, मैं बोलूँ ना, 6-7 महीने का, 6-7 हज़ार का, सॉरी महीने नहीं, 6-7 हज़ार का मोबाइल सबके पास होता है। गरीब से गरीब बच्चे के पास भी इतना मोबाइल मिल जाता है, और आराम से आप कुछ भी काम करते हुए लेक्चर सुन सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। कंटेंट फ्री में है यूट्यूब के अंदर, सबके पास है, तो इजीली अचीव कर सकते हो। तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और टाइम भी आपके पास है। टाइम इसलिए है क्योंकि आप एक साथ 2 काम कर सकते हो। जैसे मैं करती थी, तैयारी करती थी, तब मैं साथ में खाना भी बना लेती थी, झाड़ू बर्तन भी कर लेती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लेती थी, साथ में ब्लूटूथ कान में लगा के रखती थी और सुनती रहती थी। और वो भी शुरू में 1-2 बार जब कोई टॉपिक पढ़ती थी ना, हाँ, तो उसको फुल फोकस करके पढ़ती थी। उसके बाद में सिर्फ रिवीजन करना होता था, 2x पे लगाती थी, 2x पे लगा के सुनती थी ब्लूटूथ लगा के, और साथ साथ में काम कर लेती थी। कहने का मतलब कि अगर 1 घंटे की क्लास है ना, 2x पे लगाओ तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाती है, और रिवीजन भी हो जाता है आराम से, इजीली, है। और काम भी कर लेती थी, पढ़ाई भी कर लेती थी, और लाइफ को एंजॉय भी कर लेती थी, मौज मस्ती भी कर लेती थी, साथ में सारे काम हो जाते थे। क्योंकि आप कोई, मैंने आपको मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि हम जब किसी टॉपिक को नया पढ़ते हैं ना 1-2 बार, तब उसको फोकस करना होता है, कि पूरा फोकस करके लगाना है, पता कि इसके अंदर आखिर है क्या चीज़, क्या है ये, है कौन सी रॉकेट साइंस है ये, हम ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन जब एक बार पढ़ लेते तो समझ में आ जाता है, हाँ इसमें ये चीज़ है, फिर बचता है सिर्फ रिविजन। तो रिविजन तो मैं बोल रही हूँ ना, ब्लूटूथ कान में लगाइए, 2x पर लगाइए, और आप 1 घंटे की क्लास को आधे घंटे में सुन लेंगे। तो हर चीज़ के लिए टाइम मिल जाता है। आप काम भी कर लोगे, आप पढ़ाई भी कर लोगे, आप इंजॉय भी कर लोगे लाइफ को, सारे काम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में सब कुछ ज़रूरी है। सक्सेस होना भी ज़रूरी है, इंजॉय करना भी ज़रूरी है, और काम भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। अपनी अपनी जगह पे हर चीज़ ज़रूरी होती है। ये इतना बड़ा भाषण मैंने आपको इसलिए दिया है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। इसलिए बोला है मैंने आपको कि दोबारा सुन लेना, 2x पे लगाइए, ब्लूटूथ कान में लगाइए, चिल होकर सुनिए, और अपने सपने पूरे कीजिए, चिल होकर लाइफ जिए, इंजॉय कीजिए। आप इस सपने की जो तैयारी कर रहे हो ना, इस तैयारी को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो आपको ये टाइम भी याद आएगा। इसलिए हर चीज़ को एंजॉय करके कीजिए। तैयारी भी प्रेशर लेके तैयारी अगर आप करोगे ना, नहीं होगी, सही बता रही हूँ। और
कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग में प्रेशर आ जाएगा है। तो बेटर है कि इंजॉय करके कीजिए। आपको ये काम करना है, पता है कि ये काम हमें करना है और हर हाल में करना है। कमा के खाना है, किसी भी फील्ड में खाओ, चाहे पेट भरना होगा, ये हमें अच्छे से पता है। बेटर है कि हम उस चीज़ को एंजॉय करके करें, है कि हाँ हमें तैयारी करनी है, हमें हमारा ये सपना है कि हमें पूरा करना ही है। तो इस तैयारी को दिमाग पे बर्डन डाल के मत कीजिए, बल्कि इसको एंजॉय करके कीजिए, है तो ज़्यादा मज़ा आएगा इस सफ़र में। जो तैयारी करने का सफ़र है ना आपका, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का, जितना भी है, क्योंकि सिविल सर्विस इतना टाइम ले लेती है। कॉमन है, देखो मैं तो सच्चाई है ना वही बता रही हूँ, फैंकोलॉजी तो कर नहीं रही, जो सच है वो बता रही हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी इतना टाइम ले लेती है सिविल सर्विस की तैयारी। हाँ तो इसको एंजॉय करके कीजिए आप, ताकि आप प्रेजेंट में भी अपनी तैयारी को एंजॉय कर पाओगे और जल्दी होगी। अगर आप एंजॉय करके फ्री माइंड से तैयारी करोगे तो ये तैयारी भी जल्दी होगी, है और आप खुश भी रहोगे और एंजॉय करके कर पाओगे। और बाद में जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तब आपको ये टाइम याद भी आएगा, तभी भी आप एंजॉय करोगे कि हाँ हमने इस तरीके से तैयारी की थी। बाद में बहुत याद आएगा ये टाइम, सिलेक्ट होने के बाद भी आएगा, और जब आप रिटायरमेंट आ जाओगे तभी भी ये टाइम याद आएगा कि हमने इस तरीके से तैयारी की थी। तो ये जो इतना लब्बो लोब सुना है मैंने, इसका लब्बो लोब ये जो इतना भाषण सुना है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा सुन लेना। हाँ तो ये हो गया था हिमालय यहाँ से बना। ये आपने देख लिया कि जो जिन भूगर्भिक संरचनाओं की जो 2 कारण थे जिन वजह से हिमालय की संरचना हुई, वो आपने देख लिए। दोनों जो वैज्ञानिक थे, हैरी हेस वैज्ञानिक और कोबरनेस जो भी नाम है उनका, है तो वो आपने समझ लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, पहले शुरू में जब 250 2 वैज्ञानिकों ने दिया था सिद्धांत, एक तो हैरी हेस ने, एक कोपरनिकस ने। 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया भूगर्भिक संरचना का। और ये इसके अंदर दे रखा है कि शुरू में जब पेंजिया पेथालासा बना था तो वो किस टाइप का था, कितनी साल पहले, कैसा, जैसे जैसे टाइम निकला इसके अंदर परिवर्तन होते हुए और अभी भी हो रहे हैं। नववलित पर्वत श्रृंखला है हिमालय, अभी भी उसके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। तो 2050 मिलियन ईयर एगो, मतलब जब हमारा कोई नामो निशान भी नहीं था यहाँ पे, है तभी भी ऐसा था नक्शा। और आपको सही बताऊं, आज से 1 लाख साल पहले या 100 साल बाद में, 1 लाख साल बाद या 100 साल बाद में भी इसमें परिवर्तन होता रहेगा। भूगर्भिक जो संरचनाएं हैं, जो प्लेट्स है ना टेक्टोनिक, इनमें परिवर्तन होता रहेगा। नक्शे में, भूगोल के नक्शे में परिवर्तन होते रहेंगे। उस वक्त इस स्टूडियो में मैं नहीं पढ़ा रही होंगी, कोई और ही पढ़ा रहा होगा, हो सकता है तब तक टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो अलग तरीके से पढ़ाई होती होगी। जैसे पहले कॉपी पेन से होती थी, आजकल ऑनलाइन इतना सब कुछ हो गया है। बहुत आज से 20 साल पहले के पढ़ाई के तरीके में और आज के पढ़ाई के तरीके में आसमान धरती का फर्क हो गया है। 20 साल पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे स्टूडियो में पढ़ाया जाएगा, नहीं सोच सकते थे, लेकिन आज है। तो आज से 20 साल बाद या 50 साल बाद या 100 साल बाद पढ़ाने का तरीका कुछ और होगा, है। और यहाँ पे नक्शा भी भारत का कुछ और होगा, भारत का भी और विश्व का भी, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये चेंज होती रहेंगी, नक्शा चेंज होगा। मतलब भारत बाहर से तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो भूगर्भिक संरचनाएं हैं वो चेंज होंगी, है। तो हाँ, पेंजिया 220 मिलियन ईयर हो गए ऐसे था। फिर ये देखो, पहले तभी पूरा पेंजिया था, वो मैंने आपको अभी पीछे समझाया, है। फिर ये बीच में से टूटा, ये देखिए टेथिस सागर, ये टेथिस सागर है, ये वाला, है। ये लोअर एशिया बना, फिर इधर इधर ये गोंडवाना लैंड बना। ये कितने ईयर एगो की पहले की बात है, 200 ईयर एगो। उसके बाद में ये बना 145 ईयर एगो। ये क्या है, जुरेसिक टाइम की बात है ये। तो इसमें ये देखिए कुछ कुछ समझ में आनी शुरू हो गई। मतलब यहाँ तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी प्लेट किधर है, हाँ? पूरा मिक्स हो रखा है। यहाँ थोड़ा कुछ 1-2% चीजें समझ में आनी शुरू हुई है। फिर यहाँ जाके 10% चीजें समझ में शुरू हुई है कि ये यूरेशिया है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका बनेगा, ये ऑस्ट्रेलिया बनेगा, ये भारतीय प्लेट बनेगी, अंटार्कटिका बनेगा, है। फिर ये यहाँ देखिए, यहाँ पे भी समझ में आने, मतलब बता सकते हैं कि हाँ ये प्लेट ये है, ये प्लेट ये है। हम ये यहाँ ज्वाइन हो गए हैं। ये है 65 ईयर्स एगो, क्रेटेशियस ईयर का, ये जुरेसिक ईयर का, ये ट्रेसिक ईयर का, ये परमियन ईयर का, है। उसके बाद ये देखिए यहाँ नाम बकायदा नाम दिया हुआ है प्रेजेंट टाइम का ही। नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आया समझ में?
ये विश्व के जो वर्ल्ड का मैप है ना उसके आधार पर समझाया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये जो पीछे मैंने आपको समझाया है उसको और आसानी से समझाने के लिए ये मैप लगाया मैंने और आपको समझाया ताकि मैप से और अच्छे से समझ में आ जाए। है, अब जो अपनी भारतीय प्लेट थी वो कहाँ से निकली थी? वो यहां से निकल के गई थी, यहां से, ये यहां, और ये इधर यूरेशिया, ये यहां से निकली, देखो यहां लगी, फिर ये मतलब शुरुआत यहां से होती है, यहां आके यहां चली गई। आ गया समझ में? ये देखिए इंडियन लैंडमास 70 ईयर एगो, 70 साल पहले का है ये 50 साल पहले का है, भारतीय प्लेट है। और ये इंडियन प्लेट टुडे, आज की। तो ये यहां से निकली थी। और ये ऊपर देखिए यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है पूरी, यूरेशियन प्लेट। और ये यहाँ से निकल के गई अफ्रीका के नीचे से, जो वाला पार्ट है वहां से निकली है। और फिर ये निकलते निकलते आगे चलते 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 यहाँ जाके यहाँ यूरेशियन प्लेट से टकराए, फिर ये हिमालय बनाइए। देखिए यहाँ से जो अवसाद इकट्ठे थे यहाँ पे टेथिस सागर के, वहां से फिर यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट टकराई तो ये बना। मैप देखने से आपको इजी समझ में आ जाएगा। जो मैं आपको पीछे समझा के हूँ ये मैप उसी का लगा रखा है ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। मैंने खुद से मैप बना के भी आपको पीछे समझाया है। ये इधर समझाया ना, ये देखिए इधर, ये समझाया इधर, ये देखिए। हाँ, लेकिन ये फिर ये फिगर मैंने इसीलिए लगाया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इजीली। ये देखिए यूरेशियन प्लेट और ये भारतीय प्लेट। ये यहां से शुरू होता है हिमालय, ये यहाँ, यहाँ। ये जो इधर अंडमान निकोबार है वो भी हिमालय का ही भाग है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी जब पढ़ाऊंगी तो, कि ये जो आप सोच रहे हो कि हिमालय यहाँ से लेके यहाँ खत्म हो जाता, नहीं, ये यहाँ तक कैसे है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। ये हमने पढ़ी भारत की भूगर्भिक संरचना है, मतलब भूगर्भ में भारत की जो प्लेट्स हैं वो कैसे बनी। अब हम पढ़ेंगे भारत की ऊपरी संरचना, जो ऊपर हम देख पा रहे हैं। हिमालय को हम देख पा रहे हैं ना अपनी आंखों से, कभी घूमने जाना, श्रीनगर जाना या फिर हिमाचल जाना, उत्तराखंड, हो सकता है काफी लोग चले भी, जाके भी आ गए हों, हैं, अरुणाचल प्रदेश जाना है तो, और कुछ हो सकता है कि अब जाएंगे, कोई बात नहीं, जो चले गए वो चले जाएंगे, बाकी आपकी अभी लाइफ बाकी है, आपको एंजॉय करनी है तो सब देख लोगे, सब कुछ देख लोगे, आप टेंशन मत करो। फिलहाल तो सिर्फ एंजॉय करके सिविल सर्विस की तैयारी करो, पूरी लाइफ बच्ची है, सब कुछ देख लोगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का जो ऊपर का हिमालय है या ऊपर का जो नक्शा वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऊपर हिमालय, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया ना कि ऊपर 5 भागों में मेजर जो पॉइंट है भारत के विभाजन के या भू आकृति के, भारत की भू आकृति के, जो ऊपर से जो हमें आंखों से नजर आ रहा है उसके 5 भागों में बांटा गया। वो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि हिमालय, मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय भारत, और तटीय मैदान, मरुस्थल। और ये जो मैं आपको अभी नक्शा बना के समझा रही हूँ ना, ये मैं खुद से भी नक्शा बना रही हूँ और लगा भी रखे हैं, पीपीटी भी लगा रखी है, समझा रही हूँ, ये समझा रही हूँ। उसके बाद में आपको कंटेंट रिटर्न में भी मिलेगा, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैडम सिर्फ समझा रही है रिटर्न में नहीं मिलेगा, वो रिटर्न में भी मैं दूंगी आपको, है, तो वो भी आप आराम से उसमें देख दो। मतलब हर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बोल के भी समझा रही हूँ, मैपिंग के थ्रू भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और कंटेंट भी दूंगी मैं आपको, सारा एक एक शब्द का कंटेंट दूंगी। क्योंकि होता क्या है कि सिविल सर्विस की तैयारी ऐसी है कि आपको यहाँ सब कुछ पढ़ना पड़ता है। सब कुछ का मतलब ये है कि जो सिलेबस में हमारे टॉपिक दिया हुआ है ना उसमें हमें सब कुछ पढ़ना होता है। क्योंकि एग्जाम जो पेपर प्रिपेयर करते हैं ना, वो किधर से भी कोई भी क्वेश्चन डाल देंगे, क्योंकि वो ना तो आपके कुछ लगते हैं ना मेरे कुछ लगते हैं, और हम सोच भी नहीं सकते, ना तो आप सोच सकते हो ना मैं सोच सकती हूँ कि वो किस तरीके का पेपर बनाएंगे। हम सिर्फ जो हमारा सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अंदर हमारी कोई चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, उसको हम अच्छे से घोट के पढ़ सकते हैं, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। मतलब हम सिर्फ अपना कर्मा कर सकते हैं, रिजल्ट के बारे में हम कुछ नहीं सोच सकते। वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा बनता है और रिजल्ट चेकिंग कैसी होती है कॉपी की, वो उसमें डिपेंड करता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक ही चीज में कर सकते हैं, वो ये कि जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर हमारी एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, उसे हम अच्छे से घोट के याद कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। और सिविल सर्विस की तैयारी में आप बेसिक्स ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे ना तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे इसको। आपका जो सिलेबस है इसमें पीएचडी नहीं करनी है कि हमको पीएचडी करनी है, हाँ, पढ़ के
पीएचडी नहीं करनी, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। आप कितना चाहो ना उतना भी पढ़ सकते हो। हाँ, इंसान जन्म लेता है तब से लेके अगर मरते दम तक भी चाहे तो पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। कितना भी पढ़ सकता है इंसान, किसी भी फील्ड में पढ़ सकता है। हाँ, कि कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही फील्ड में पढ़ो। आप मेडिकल में पढ़ सकते हो, इंजीनियरिंग में भी पढ़ सकते हो, और बाकी बहुत सारे फील्ड है वहां पढ़ सकते हो। कोई अंत नहीं है पढ़ाई का। लेकिन हमें जो पढ़ना है ना वो हमारा सिलेबस दिया हुआ है हमें। उस सिलेबस के जो टॉपिक्स है ना, उस टॉपिक में से एक शब्द नहीं छूटना चाहिए। वो सिलेबस हमारा पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमें उस सिलेबस में से कुछ नहीं छोड़ना। पीएचडी हमें करनी नहीं है, नहीं करनी है, लेकिन सिलेबस में से हमारा कुछ नहीं छूटना चाहिए। सिलेबस से हमें पढ़ना है। तो क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी ऐसी ही है कि इसमें टाइम भी लगता है और आप कुछ छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया ना तो पता नहीं एग्जामिनर कैसा पेपर बना देगा और कहाँ से कुछ भी दे देगा, वो कोई नहीं सोच सकता। ना तो मैं सोच सकती हूँ ना आप सोच सकते हो। मैं ये कर सकती हूँ कि मुझसे जितना ज़्यादा हो सकता है मैं आपको वर्बली बोल के समझा सकती हूँ, मैपिंग के थ्रू समझा सकती हूँ, कंटेंट के थ्रू समझा सकती हूँ, आपको कंटेंट दे सकती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ। और आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आपको जितना समझाया जा रहा है वो समझ सकते हो, मैपिंग के थ्रू समझ सकते हो, वर्बली समझ सकते हो, और अगर आपको मैं कंटेंट दे रही हूँ उस कंटेंट को आप पढ़ सकते हो। बस इतना ही काम आपके हाथ में है और इतना ही काम मेरे हाथ में है। इससे अलावा आप ना तो आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ। बाकी सारे काम या तो पेपर बनाने वालों के हैं या फिर जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कि हमने क्या मेहनत की, क्या किया, क्या नहीं किया। इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। मैं जितना होगा, जिस तरीके से होगा, आपको कंटेंट भी दूंगी और आपको समझाऊं भी है, और मैपिंग के थ्रू भी समझाऊंगी और वर्बली भी समझाऊंगी, ताकि आप जब यहां से पढ़ के निकलो ना तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने फालतू में एनर्जी और टाइम वेस्ट किया। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमने इस लेक्चर के अंदर जो पढ़ा ना, चाहे आप 8 टॉपिक हैं आरएस के, मेंस के और प्रीलिम्स के दोनों के मिला के, लेकिन अगर मान लो आपने 4 टॉपिक भी, मान लो, मानने में क्या जाता है, आपने 4 टॉपिक भी तैयार किए ना, तो लेकिन उस 4 किए हैं तो उस 4 टॉपिक के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूटे। उस 4 टॉपिक के मतलब आप जितना पढ़ो ना उसके अंदर से आपका कुछ नहीं छूटना चाहिए। मैं इस तरीके से आपको अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रही हूँ समझाने की, बिल्कुल इजी से इजी शब्द यूज करके, बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत आसान शब्द यूज करके, आसान तरीके से समझा के है, और हर तरीके से कोशिश कर रही हूँ। बस मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो ना, मैं अपना 100% दे रही हूँ ना, है। अगर मैं आपको कितने भी टॉपिक करा रही हूँ, कितने भी घंटे पढ़ा रही हूँ, उसमें मैं आपको अपना 100% दे रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अपना यहाँ टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उसका आउटकम निकल के आना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए कि मैंने यहाँ इतना टाइम दिया, इतनी एनर्जी दी ना, उसका मुझे फायदा हुआ। मैंने जो इस लेक्चर से पढ़ा ना उसमें से क्वेश्चंस आए हैं और आंसर मैं करके आया हूँ। मतलब मुझे आपको मैं जितना कंटेंट दे रही हूँ वो कंटेंट आप पूरा अच्छे से याद करके जाओ, उसमें से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बस आपका। और आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मैडम ने भी अपना 100% दिया और हमने भी अपना 100% दिया, कि हमको जो कंटेंट मिला, जो समझाएगा वो हमने अच्छे से समझा है और अच्छे से उस चीज को पढ़ा, रिवाइज किया, बार बार समझा उसको। मैं आपको इतना तक बोल चुकी हूँ कि अगर आपको डाउट है कोई तो आप उसके अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगी, है। तो आपका जो ये टाइम और एनर्जी लग रही है, इसका आउटकम आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ना तो ये टाइम आपका वेस्ट होना चाहिए, ना ये एनर्जी वेस्ट होनी चाहिए, है। इसका रिजल्ट आपको, एग्जाम जब रिजल्ट आए तो आपको दिखना चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ। तो हम कहाँ थे अभी? हाँ, हिमालय पढ़ रहे थे हम। तो हम हिमालय की बाहर की आकृतियों को पढ़ रहे थे। तो हिमालय को मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार की आकृतियों, पीछे भी बताया कि 5 प्रकार की आकृतियां हैं, जिसमें भारत को जो ऊपरी आकृतियां बांटा गया। अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हिमालय। हिमालय को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। 2 तरीके से, किस तरीके से बांट सकते हैं? एक तो ऊर्ध्वाधर तरीके से और एक क्षैतिज तरीके से। अब ऊर्ध्वाधर तरीका कैसा होता है? चौड़ाई में ऐसे, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तरीका, चौड़ाई है। और क्षैतिज तरीका क्या होता है? क्षैतिज तरीका ये होता है लंबाई, लंबाई है। तो अब चौड़ाई मतलब, चलो इससे समझाते हो आपको, हाँ। मतलब ये यहां से हिमालय शुरू हो गया है और ये यहां तक, ये हो गया ऊर्ध्वाधर तरीका है। उसके बाद में दूसरा होगा क्षैतिज तरीका। क्षैतिज तरीका मतलब यहां से ऐसे, ऐसे।
इस तरीके से हिमालय को बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? इससे क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर तरीके से कितने भागों में बांटा गया है? ऊर्ध्वाधर तरीके से 4 भागों में बांटा गया और क्षैतिज तरीके से भी 4 भागों में बांटा गया है। दोनों ही तरीके से 4 भागों में बांटा गया। तो ऊर्ध्वाधर तरीके से कौन कौन से हैं नाम बताती हूँ आपको मैं। है ऊर्ध्वाधर तरीका का मतलब सबसे ऊपर वाला है ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय को वैसे तो तिब्बत का हिस्सा है, वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे भारत में आता है तो हम उसको भी हिमालय में ही इंक्लूड करके पढ़ते हैं। हाँ, हिमालय का हिस्सा सिर्फ 3 ही हिमालय हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेकिन हम भारत में जो ऊपर की साइड में कुछ हिस्सा है जो ट्रांस हिमालय में आता है, बाकी का हिस्सा तिब्बत में चला जाता है। तो तिब्बत वाला जो है वो हम नहीं पढ़ते हैं। यानी 1 मिनट, हाँ, इधर जो है, इधर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, यहाँ पे जो हिमालय ट्रांस हिमालय का हिस्सा है उसे हम पढ़ते हैं। लेकिन इधर जो आ जाता है ना, इधर या इधर, वो हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे भारत में आता है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। और इधर वाला जो है ये चीन में चला जाता है तो इसको पढ़ेंगे चीन वाले स्टूडेंट्स। वो चीन वालों की सिरदर्दी है, चीन की सरकार की सिरदर्दी है, चीन की पॉलिटिशियंस की सिरदर्दी है, चीन के स्टूडेंट्स की सिरदर्दी है। और ये इधर वाला जो है वो पढ़ेंगे पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान वालों के बारे में तो पढ़ाई के बारे में बात करने का कोई सारांश ही नहीं निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो वही है ना, अगर आप बोओगे कुछ तो काटोगे भी कुछ। तो वो पढ़ाई के बारे में कुछ जानते नहीं है, वहां तो सिर्फ आतंकवादी ही उगते हैं और आतंकवादी ही बोए जाते हैं। लेकिन फिर भी अपन क्यों इसके बारे में बुरा बोले फाइनली है। तो वो पाकिस्तान वाले पढ़ेंगे, वो पाकिस्तान वालों की सिरदर्दी है। और अगर हम पढ़ते भी हैं, अगर हम इधर तिब्बत का हिस्सा भी पढ़ते हैं और पाकिस्तान का भी पढ़ते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे विश्व के भूगोल में। जहां हमें विश्व के भूगोल में हम इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां पढ़ेंगे हम। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो हम भारत के भूगोल में उस चीज को नहीं पढ़ेंगे, भारत के भूगोल में हम उसी को पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है। तो जो ट्रांस हिमालय है, ये इधर का ये वाला हिस्सा, ये है ट्रांस हिमालय। और फिर ये जो इधर से आएगा ऐसे, ये दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा कौन सा हिमालय का? वैसे हिमालय के 3 ही हिस्से हैं। ट्रांस हिमालय तो हमारे भारत में आ रहा है इसलिए हमने उसको इंक्लूड कर लिया उसमें। ये है महान हिमालय, ये वाला। उसके बाद में इधर से पहाड़ियों की श्रेणियां हैं, इसको है ये महान हिमालय, ये वाला लघु हिमालय, और फिर ये इधर शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय तो कितने प्रकार का हो गया भारत? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय। एक एक लाइन को मैं 2-3 बार बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को वो अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि किसी भी चीज को अपन बार बार बोलते सुनते हैं ना तो वो चीज फिर दिमाग में क्लिक करती है। ये इधर हो गया शिवालिक हिमालय। चार प्रकार के हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांस हिमालय के अंदर क्या क्या आता है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं और क्या क्या चीज है ट्रांस हिमालय के अंदर। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये है ट्रांस हिमालय का। यह तिब्बतन प्लेटू है। तो ये जो इधर सबसे नीचे है, जिसकी ऊंचाई 9,900 से लेके 1,500 तक है, इधर सबसे नीचे ये है शिवालिक हिमालय है। उसके बाद में और ऊपर जाते हैं इधर, तो ये है जिसकी ऊंचाई 1,500 से लेके 3,500 तक है, वो है लघु हिमालय। उसके बाद में 3,600 से लेके 4,600 तक जिसकी ऊंचाई है, मीटर जिसकी ऊंचाई है, उसको हम बोलते हैं महान हिमालय। और फिर 6,000 तक, 4,600 से लेके 6,000 तक जिसकी ऊंचाई है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसके अंदर ग्लेशियर सिर्फ 10% है। विंटर स्नो कवर 35 से लेके 50% तक विंटर जो बर्फ गिरती है वो गिरती है। और मैक्सिमम मानसून पार्टिसिपेशन 15 से लेके ओके। हाँ, तो मैं ये इधर आपको समझा रही थी कि इधर इधर जो है पामीर का पठार है। इधर आ गया तिब्बत, इधर आ गया
लवकुश, हिंदू कुश। एक मिनट, ये हिंदू कुश है, इधर है हिंदू कुश, और इधर तिब्बत, इधर ये है पामीर का पठार, पामीर के पठार से इधर काराकोरम, इधर जो है वो K2 की चोटी है। अभी मैं आपको सिर्फ ट्रांस हिमालय पढ़ा रही हूँ कि ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं। समझ लीजिए, आपको लिखित में पीपीटी मैं दूंगी है। तो इधर आता है K2, उसके बाद में नीचे इधर आती है लद्दाख, लद्दाख, फिर उससे नीचे इधर आती है, इधर है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, इधर है पीर पंजाल, चलो इधर लिख देती हूँ पीर पंजाल, ये पीर पंजाल इधर है, और ये जो इधर है ये है जास्कर, इसको कहाँ लिखूं, इधर लिख देती हूँ जास्कर। तो ये जो पीर पंजाल है ये तो इसका हिस्सा है, जो ट्रांस हिमालय है ये इसके हिस्सा है K2, लद्दाख, कैलाश पर्वत और जास्कर, इसका हिस्सा ये है। ये जो पीर पंजाल है ये नीचे महान हिमालय का हिस्सा है। मतलब पीर पंजाल जो है वो अगर हम ऊर्ध्वाधर तरीके से हिमालय को बांटते हैं तो पीर पंजाल बनती है महान हिमालय का हिस्सा, लेकिन अगर हम क्षैतिज तरीके से बांटते हैं तो उसके अंदर पीर पंजाल बनती है लघु हिमालय का हिस्सा। मतलब कहने का सारांश ये है कि जैसे ऊर्ध्वाधर तरीके से जो कवर होता है, जो हिस्सा कवर होता है, जो भी हिस्सा भारत का कवर होता है उसके अंदर, वो क्षैतिज तरीके से अगर हम हिमालय को बांटेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा तरीका। मतलब जो चीजें ऊर्ध्वाधर तरीके से हिमालय को बांटते हैं उसमें आती हैं, वो फिर क्षैतिज तरीके में दूसरी चोटी में चली जाएंगी। मतलब जैसे कि मैंने आपको ये बताया ना एग्जाम्पल देके कि पीर पंजाल की जो श्रेणी है, जो अगर वो उसको अगर हम ऊर्ध्वाधर तरीके से अगर बांटते हैं तो वो आती है महान हिमालय में, और अगर इसी को हम क्षैतिज तरीके से बांटेंगे तो हो जाएगी लघु हिमालय में, तो वो चेंज हो जाती है चीज। हाँ, तो ये हमने पढ़ा। ये देखिए पाकिस्तान और चाइना सियाचिन ग्लेशियर, ये ग्लेशियर सियाचिन वाला जो ग्लेशियर है ये वाला है, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे हिंदुस्तान का ही है। लेकिन उस वक्त जब भारत और इसका विभाजन हुआ था, भारत का और पाकिस्तान का, उस वक्त पाकिस्तान के जो आपको पता ही होगा कि जो पाकिस्तान वाले जो लोग थे उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। वैसे हिस्सा ये भी अपना ही है, और इधर जो चाइना वाला है ये भी हिस्सा अपना ही है, जिसे चाइना ऑक्युपाई बोलते हैं, LAC जिसको बोलते हैं। ये जो LAC है ये भी अपनी ही है, इसके आगे वाला यहाँ तक का ये वाला जो हिस्सा है, वैसे ये सारा अपना ही है। भौगोलिक तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरा भारत का हिस्सा है, लेकिन अगर प्रशासनिक तरीके से देखा जाए तो ये वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ जिस शासन और प्रशासन हम सिर्फ इस पे कर रहे हैं, इतनी इतनी दूर में, इतनी दूर में कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इधर वाला हिस्सा है वो हमारा चीन ने ले लिया, और ये जो इधर वाला हिस्सा है ये पाकिस्तान ने ले लिया। जब भारत का पार्टीशन हुआ था उस वक्त ही इतने इतने में कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने। फिर आपको जो हरि सिंह जी राजा जो थे जो श्रीनगर के, उन्होंने फिर आके हमारे जो नेता थे उस वक्त उन्होंने साथ अग्रीमेंट साइन किया, तब जाके इसकी सुरक्षा की थी हमारे सेना ने, हमारे भारतीय सेना ने है। तो ये जो LAC है, अभी ये जो लाइन है LAC इधर वाली, इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये भौगोलिक तरीके से हमारा है। मतलब ये भी हमारा है और ये भी हमारा है, लेकिन प्रशासनिक तरीके से अभी इसके ऊपर जो प्रशासन कर रहा है उधर तो चाइना कर रहा है और इधर पाकिस्तान कर रहा है। और ये जो ग्लेशियर ये अभी इसके ऊपर भारत की, इस पे अभी कलेश चल रहा है, और वैसे अभी ड्यूटी भारत की लगी हुई है इसकी, मतलब भारतीय सेना इसकी सुरक्षा करती है। और ये वाला जो हिस्सा है ये अपना ही था, पहले पाकिस्तान ने दिया और फिर पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया। तो लेकिन हम पढ़ते हैं, जैसे अब आप ये बोल सोचोगे कि अगर ये है तो, लेकिन इसके अंदर जो जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ट्रांस हिमालय का सारा यहाँ से चोटियां पढ़ाई कि हाँ K2 यहाँ पे है, और लद्दाख इधर है, और जास्कर इधर है, पीर पंजाल इधर है। तो हम भौगोलिक तरीके से जितना हमारा माप है उसको हम पढ़ते हैं, पूरी भूगोल के अंदर हम उसको पढ़ते हैं। तो वहां ये पढ़ लिया हमने। अब इसके अंदर कौन कौन से, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ट्रांस हिमालय है इसके अंदर इनको एक साथ ही पढ़ा दूंगी, फिर ऐसा करती हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार ये करा देती हूँ। हाँ, तो ये हमने इस तरीके से, फिर महान हिमालय, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया
कि यहाँ पे है महान हिमालय। और ये वाले इधर यहां से शुरू होता है महान हिमालय, है वो जो नंगा पर्वत से। एक बार समझा देती हूँ आपको, आप समझ लीजिए, उसके बाद में आपको कंटेंट की पीपीटी मिलेगी। हाँ, तो ये है नंगा पर्वत और इधर नामचा बारुआ पर्वत, नामचा बारुआ पर्वत। ये यहां से लेकर के यहां तक जो है ये है महान हिमालय, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत है। इसके अंदर काफी अनेक चोटियां हैं जिनको मैं आगे चोटियों में पढ़ा दूंगी, और अनेक ग्लेशियर और दर्रे भी हैं जिनको मैं स्पेशल एक ग्लेशियर का एक अलग से और दर्रों का और चोटियों का एक अलग से करा दूंगी, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे हिमालय समझा दूंगी ना, तो फिर ग्लेशियर और दर्रे अलग से कराऊंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगी, हाँ इस हिमालय के अंदर ये दर्रा है, ये ग्लेशियर है और ये चोटियां हैं। हाँ, ये यहां से लेके यहां तक बिल्कुल पिन, जो हेयर पिन होती है ना, हेयर पिन उसके जैसा है ये, ऐसे बालों की जो हेयर पिन होती है उसके जैसे है। और यहां से ज्यादा ऊंचाई इधर की साइड, जो पश्चिम की साइड जो हिमालय है वो 5000 मीटर में है, और इधर 2000 मीटर में, यानी इधर की साइड में, पूर्व की साइड में आते आते ये कम हो जाता है, और इधर 5000 मीटर में चौड़ाई में है। मतलब इधर से अगर आप जाओगे ना, इधर की साइड से, इधर की साइड से अगर आप फ्लाइट के अंदर जाओगे ना, तो इधर से आपको पश्चिम की साइड से आपको यहाँ 5000 मीटर में मिलेगा हिमालय। और फिर अगर वापस आप इधर से जाते हो, इधर से अगर फ्लाइट से जाते हो, तो इधर सिर्फ 2000 किलोमीटर में ही कवर हो जाएगा हिमालय। तो इधर ज्यादा है, इधर कम है, इधर आते आते कम हो जाता है। और इधर इधर और इधर जो ऊंचाई, हिमालय की जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई इधर की साइड से कम है, लेकिन बीच वाला ये जो हिस्सा है ना, यहाँ इनकी चोटियों की ऊंचाई ज्यादा है। यहाँ से, जैसे यहाँ से इतनी ही है ना, तो यहाँ से इतनी ज्यादा है, फिर यहाँ से इतनी है, इस तरीके से है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके अंदर अनेक नंगा पर्वत। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं महान हिमालय। महान हिमालय अभी हमने पढ़ लिया, लघु हिमालय पढ़ते हैं। तो लघु हिमालय में अनेक श्रेणियां आती हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसे। पीर पंजाल जो है वो अगर हम ऊर्ध्वाधर तरीके से देखें तो वो आता है इसमें, और क्षैतिज तरीके से जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वो उसमें अलग तरीके से चेंज हो जाती है फिर, है। तो यहाँ से श्रेणियां हैं अनेक, जैसे धौलाधर श्रेणी, कंचनजंगा है, और त्रिशूल, इस तरीके से अनेक श्रेणियां हैं यहाँ पे जो इसके अंदर है। किसके अंदर है? लघु हिमालय में। और लघु हिमालय की जो ऊंचाई है वो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय से कम है। उसके बाद में आता है शिवालिक हिमालय, यानी सबसे नीचा। और एक बात बता दूं, लघु हिमालय के अंदर ही सारी जो हमारी ये शिमला है, और ये जो भीमताल, सत्ताल, ये जो सारे घूमने की जगह है ना, वो सारी जितनी भी हमारी घूमने की जगह हम लोग जाते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए गर्मियों के अंदर, वो सारी किसके अंदर है? लघु हिमालय में। क्योंकि शिवालिक हिमालय तो कम है, तो वहाँ इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब जिसे इंजॉय कर सके इंसान, है, तो इसलिए नहीं है। और ऊपर अगर हम महान हिमालय या ट्रांस हिमालय में जाए तो वहाँ पे सिर्फ पर्वत आरोही जा सकते हैं, हम जैसा नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता। तो घूमने की जितनी भी जगह, जैसे अगर यूपीएससी वाले पेपर क्लियर कर देते हैं तो उनका ट्रेनिंग सेंटर आएगा मैसूरी, वो इसी के अंदर है। किसके अंदर है? वो लघु हिमालय के अंदर ही है। और जितनी भी घूमने की जगह बनी हुई है वो सारी लघु हिमालय के अंदर ही बनी हुई है। उसके बाद में हम देखते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय इतना ऊंचा नहीं है, और उसकी चौड़ाई भी जो है वो कम ही है, वो नॉर्मल सा है। जैसे हमारे विंध्याचल पर सतपुड़ा पर्वत है ना, उसके जितना ही है शिवालिक हिमालय जो है। ये पीपीटी कराती हूँ मैं आपको, एक बार समझा दूं जरा। फिर ये है, इधर देखिए, क्षैतिज तरीके से। मैंने आपको बताया ना, दो तरीके से बटा हुआ हिमालय, क्षैतिज तरीके से। क्षैतिज तरीके से इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है हिमालय को। ये जो है ना, डाफला हिल्स, बिस्मी हिल्स, पटकाई नागा हिल्स, बरेल रेंज, मिजो रेंज, ये सारी इधर से इधर नीचे तक, अंडमान निकोबार तक सारे हिमालय का हिस्सा है। कौन सा हिमालय का है? ये देखिए, कंचनजंगा, ये महान हिमालय का हिस्सा है, कंचनजंगा जो है।
ओके नेक्स्ट। हाँ, तो मैं यहाँ आपको ये बता रही थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नीचे जो अंडमान निकोबार है वहां तक कैसे हिमालय का हिस्सा है। इसलिए हिमालय का हिस्सा है क्योंकि यहाँ तक तो ओपन में दिख रहा है हिमालय की, ये जो नीचे मिजो हिल्स है इसकी वजह से दिख रहा है। लेकिन उसके बाद में पानी के नीचे जो भूमि के अंदर जो है, जो दिख नहीं रहा, मतलब पानी की वजह से वो पत्थर दिख नहीं रहा, लेकिन पत्थर सेम वही है जो हिमालय का है। हिमालय का पत्थर अलग टाइप का है, अरावली का पर्वत अलग, अरावली का पत्थर जो होता है वो अलग तरीके का है, और जो सतपुड़ा और विंध्यान है उनका पत्थर अलग तरीके का है। तो जो अंडमान और निकोबार का जो पत्थर है ना, वो हिमालय वाला ही पत्थर है। तो ये यहाँ तक तो दिख रही है, उसके बाद में वो पानी में डूब जाता है तो वो दिख नहीं पा रहा है ना, लेकिन वो जा रहा है सेम अंडमान और निकोबार तक वही पत्थर जा रहा है जो हिमालय वाला है, हिमालय के अंदर है। तो वो हिमालय का ही एक हिस्सा है अंडमान और निकोबार। वो अंडमान निकोबार में जाके वो चोटियां ऊपर उठ गई हैं हिमालय की, जिसकी वजह से वहां पे लोग बसने लग गए हैं और बसावट हो गई लोगों की, और सारी चीजें, एक नॉर्मल जीवन शुरू हो गया वहां पे मानव का, जैसा कि पूरे भारत के अंदर है। बाकी और बीच में से उठा हुआ, बाकी चारों तरफ उसके समुंदर है। तो जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो पहाड़ है ना, पत्थर है, वो हिमालय वाला ही पत्थर है। इस है ये रीजन है। म्यांमार का जो अराकामा पर्वत है वो भी हिमालय का ही एक हिस्सा है, और वो अराकामा पर्वत का ही एक हिस्सा है जो अंडमान निकोबार है। इस वजह से आप अंडमान निकोबार भी हिमालय का ही एक हिस्सा है। कि भाई आप ये सोच रहे होंगे यहाँ से शुरू होके इधर नंगा पर्वत जो है यहाँ से शुरू होके हिमालय वहां तक, हाँ इधर यहाँ से शुरू होके हिमालय यहाँ तक अंडमान निकोबार तक कैसे पहुंच गया नीचे। तो ये रीजन है जिस वजह से पहुंच गया है अंडमान निकोबार तक, कि ये यहाँ पानी में यहाँ तक तो दिख रही है वो, लेकिन यहाँ पानी में आ गया नीचे, वो पहाड़ियां सारी जो हिमालय की हैं वो छुप गई हैं, दिख नहीं रही है अंदर, और यहाँ पे आके वो फिर ऊपर निकल गई टापू के जैसे। ये हो गया। उसके बाद हाँ, मैं आपको अभी पढ़ा रही थी क्षैतिज हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय हो गया। ये आपने ऊर्ध्वाधर तरीके से हिमालय को पढ़ लिया। हम दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं क्षैतिज हिमालय। तो क्षैतिज हिमालय में, क्षैतिज हिमालय में हिमालय को बांटा गया है नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर मतलब हमारे जो भूगोलवेता थे उन्होंने बोला भाई आप वो हिमालय को ऊर्ध्वाधर तरीके से क्यों पढ़ रहे हो, क्षैतिज तरीके से पढ़ो ना, जल्दी समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। तो फिर हमने इसका विभाजन किया क्षैतिज तरीके से। तो क्षैतिज तरीके से किस टाइप से हुआ है, वो हुआ है नदियों के तरीके से, कैसे जो हिमालय से जो नदियां निकलती है ना उनके आधार पर हुआ है। अब आप ये सोचोगे नदियों के आधार पर कैसा हुआ, तो हिमालय से जो नदियां निकल के आती है ना उनके आधार पर हुआ है। जैसे कि मैं अभी आपको समझाती हूँ कि सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक का जो हिमालय है उसको हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्षैतिज तरीके के हिमालय को भी हम 4 भागों में बांटे हैं, जैसे ऊर्ध्वाधर तरीके से बांटा हुआ है। तो जो हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज तक है उसको हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। उसके बाद में जो हिमालय सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक है उसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय है। और फिर जो काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक है, काली नदी से लेकर के, ये देखो इधर है, काली नदी से लेके जो तीस्ता नदी तक जो हिमालय है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, नेपाल हिमालय है। और फिर ये जो इधर तीस्ता नदी से लेकर इधर ब्रह्मपुत्र निकलती है यहाँ से ऐसे है, ये देखो ब्रह्मपुत्र, उसको बोलते हैं हम असम हिमालय। तो ये बट गया 4 भागों में बट गया। अब हुआ ये कि अगर हम हिमालय को इस तरीके से बांटते हैं, जैसे ये इंडस यहाँ से निकलती, यानी सिंधु नदी यहाँ से निकली, और ये इधर सतलज निकली यहाँ से है, और ये इधर यहाँ से काली निकली, ये निकली काली यहाँ से है, ये इधर निकली यहाँ से तीस्ता, और ये ब्रह्मपुत्र है। तो ये जो हिमालय, ये पंजाब हिमालय बोलते हैं या कश्मीर हिमालय हो गया, ये कुमायूं हिमालय हो गया है, और ये नेपाल हिमालय हो गया, ये असम हिमालय हो गया। 4 तरीके से हो गए। क्षैतिज तरीके से हिमालय को अगर हमने बांटा तो अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमने ऊर्ध्वाधर तरीके से बांटा था तो चोटियां चेंज हो गई थी, हाँ, और मतलब दर्रे भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो दर्रे और ग्लेशियर्स और चोटियां और पठार और पर्वत जो ऊर्ध्वाधर तरीके से आएंगे वो फिर इनमें चेंज हो जाएंगे। वो ऐसे चेंज हो जाएंगे कि फिर कुमायूं हिमालय यहाँ, जैसे जास्कर है इधर, तो जास्कर आएगी पंजाब हिमालय के अंदर। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हो इस तरीके इसको, कि जैसे आपको ये मालूम है, आपको इतना मैप माइंड अच्छे से याद हो गया है कि ये यहाँ से नदियां निकलती, तो इसमें आपको आसान तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे ये वाली चोटी है, यहाँ पे ये वाली चोटी है। जैसे कंचनजंगा कहाँ पे है, तो कंचनजंगा यहाँ पे है, तो ये ऊपर चला गया है। उसके बाद में धौलाधीर कहाँ पे, ये यहाँ पे है। उसके बाद में नहीं, कंचनजंगा इधर है, नंगा पर्वत ऊपर है
है। तो कंचनजंगा इधर है और ये धौलाधीर किधर है, वो इधर है। और फिर नामचा बारवा है वो इधर है। तो यह इधर से आपको समझ में आ जाएगा नामचा बारवा ये इनकी जो जनजातियां थी उनके नाम पे रखा हुआ है। तो वो किसमें आ गई, वो असम हिमालय में आ गई। ये आपको मैंने एक एग्जांपल देके बताया है। तो इस तरीके से भी समझना आसान है। अगर आपको ऊर्ध्वाधर तरीके से हिमालय समझ में आ गया ना, तो इस क्षैतिज तरीके से हिमालय को समझना और भी आसान है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ाऊंगी मैं। अभी तो हम सिर्फ हिमालय पढ़ रहे हैं। ये दर्रे कौन कौन से दर्रे कहाँ पर हैं? ये इधर दर्रे लिखे हुए हैं। इस मैप को आप देख लो अच्छे से और बना लो, ऐसा कीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैपिंग के थ्रू अगर आप दर्रों को पढ़ोगे ना, जितने भी मैप मैंने अभी आपको दिखाए ना, इन मैप को बना लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि भूगोल जो है बिना मैप के समझ में नहीं आएगी। और आपको ये भी पता है कि मैप लंबे समय तक दिमाग में स्टोर रहता है। तो ये जितने भी दर्रे हैं, जो जिला दर्रा, बुरजिला दर्रा है, और जितना भी पीर पंजाल है, बनिहाल पास से देखिए बनीभाल है, और ये इधर पीर पंजाल है, ये इधर ये जो जिला है, और ये इधर बुर्जिल्ला पास है। ये इसका आप मैप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ, ताकि ये सारे नाम आप आराम से याद कर लो। हाँ, और आपको ये पता रहे कि हाँ कौन सा दर्रा कहाँ है। ये देखिए इधर तक, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर बार बार सुन लेना क्योंकि यूट्यूब पे रहेगी ये क्लास। ये पीपीटी, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अगर पीपीटी से भी पढ़ सकते हो। मैंने आपको बोला ना अभी कि मैं हर तरीके से आपको समझाऊंगी, आपको मैपिंग भी कराऊंगी, पीपीटी भी दूंगी। है तो ये पीपीटी है कि देश में 10.6% क्षेत्र पर पर्वत हैं। आपको पता है इतना पर्वत है। उसके 18.5% पर पहाड़ियां और 27.7% पर पठार तथा 43.2% क्षेत्र पर मैदानी हिस्सा है। या आप इसमें से देखो, जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई है ना इतनी देर तक, वही चीज इसके अंदर लिखी हुई है। ये लिखित में मैंने आपको पीपीटी इसलिए दे दी कि किसी को लिख के और पीपीटी देख के पढ़ने का शौक होता है। तो जिस तरीके से आपको समझ में आता है, चाहे समझाने से आए, चाहे मैपिंग से आए, चाहे पीपीटी से पढ़ के आए, उस तरीके से आप कर लो। हर तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ आपको। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, ये देखिए द माउंटेन रेंजेस, ये भारतीय भाग का महान हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक भाग का निर्माण करता है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भीय ग्रुप है। ये अपने हिमालय की उत्पत्ति, भारतीय प्लेट वेरिएशन, ये मैंने आपको सब समझाया है। अभी देखिए ये कोबर भूसन्नति सिद्धांत, ये सब आपको मैंने अभी समझा है। ये देखो अंगारा लैंड भूभाग 33 भूसन्नति, सब समझाया मैंने आपको। देखिए काराकोरम श्रेणियां, अल्पाइन भूसन, टर्शियरी युग, ये अभी मैंने आपको सब कुछ समझाया है। हैरी हेस द्वारा प्रतिपादित लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व, ये सब समझाया मैंने आपको। जो मैंने अभी आपको 2 घंटे तक यहाँ चीज समझाई है ना, भूगर्भिक संरचना और हिमालय, ये 2 चीजें मैंने आपको आज समझा दी है। वो सारा ये रिटर्न में है और ये मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको और भी आसानी हो। अगर आप रिटर्न में पढ़ के याद करना चाहते हो तो वो भी कर लो, इसलिए डाला है मैंने ये। बाकी मैं आपको अभी 2 घंटे में सब समझा चुकी हूँ है कि क्या है। 2 चीजें मैंने आपको अभी समझा दी। एक समझा दिया हिमालय की संरचना, जिस 2 तरीकों से हुई है और उसके 4 भाग हैं उनको, और एक भूगर्भिक संरचना समझा दी। ये देखिए 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलने की झिली निक्षेप लेक करेवा, हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी होने की संगीत। मैंने आपको बताया था ना कि अभी भी नवलित पर्वत है हिमालय, वो चीज़ है बस। ये जो इसके अंदर दिया हुआ है ये किताब की लैंग्वेज में दे रखा है, और मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अभी समझाया है, जिस बिल्कुल आसान लैंग्वेज, जो एक गांव का जो बच्चा होगा ना, स्टूडेंट जो गांव का बच्चा होगा, जो खेती करता है हैं, और जो भैंसे रखता है, उसको भी समझ में आए, उस लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। और ये किताबी लैंग्वेज है। जिसको किताबी लैंग्वेज समझ में आती है वो किताब से पढ़ ले, और जिसे मैंने समझाया मेरी लैंग्वेज में आ रहा है वो उसमें समझे। जिसको जैसे समझ में आता है ना, साम दाम दंड भेद, वो वैसे समझे, लेकिन कम से कम अपने सपने पूरे करे, क्योंकि मानव जीवन एक मिला है। तो इस तरीके से जियो कि जब इस दुनिया से जाओ तो ऐसे लगे हमने क्या जिंदगी जी, लाजवाब जी। भगवान ने हमें जो सफर दिया था इंसान का, वो लाजवाब दिया हमें, और हमने लाजवाब जिया इस सफर को।
तो तुम साम दाम दंड भेद कैसे भी करो, मगर अपना सपना पूरा करो कैसे भी, चाहे मेरे समझाने से समझ में आए, चाहे मैपिंग से समझ में आए, चाहे किताबी लैंग्वेज से समझ में आए, चाहे मेरी लैंग्वेज से समझ में आए, कैसे भी समझ में आए, लेकिन समझिए वो चीजें दे रखी हैं सारी जो मैंने आपको पर्वतमाला है विश्व की जो भी आपको मैंने समझाई है वो चीजें दे रखी है सारी। देखो हेयरपिन की भांति मिलते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था कि हेयरपिन की भांति पठारी भाग में उत्तरी हिमानी हिमनद ग्लेशियर्स मैंने आपको बताए थे ना। ये देखिए ग्लेशियर सियाचिन, बाल्टोरा, हिस्पार, बियाफो, बातूरा, चोंगुलम्मा, खोरदुल्ला, काराकोरम, कुनियांग, काराकोरम, ये सारे जो कौन कौन सी श्रेणी में सिया है ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। रिमो, पुनमाह, गंगोत्री, केदारनाथ, जम्मू, मिलाप, कौन कौन से हिमालय, देखो कुमायूं हिमालय दे रखा, कौन कौन सा ग्लेशियर कौन कौन से हिमालय में है और उनकी दूरी कितनी है, ये चीज यहाँ दे रखी है। ये ग्लेशियर्स के बारे में दिया हुआ सारा। ये पर्वत ऊंचे शिखर मैंने आपको बताया था ना अभी कि ऊर्ध्वाधर तरीके से कौन कौन से शिखर हैं और क्षैतिज तरीके से कौन कौन से शिखर है। तो देखो माउंट एवरेस्ट, काराकोरम, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। एक इनकी ऊंचाई कितनी है नेपाल के अंदर 8,848, भारत में कितनी मीटरों में भी दी हुई है। मतलब मैं आपको कंटेंट देने में और समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हूँ। बस प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं जो आपको समझा रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, जो कंटेंट दे रही हूँ, जो मैपिंग के थ्रू बता रही हूँ, उसे आप अपने दिमाग में स्टोर कर लेना। इसलिए कर लेना क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दिमाग जाएगा, आपका अपना दिमाग जाएगा, आप खुद जाओगे सह शरीर और सह दिमाग वहां है ना। तो ये मेरी वीडियो जाएगी ना, मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगी ना, ये पीपीटी जाएंगी ना, ये मैपिंग जाएंगी, सिर्फ आपका माइंड जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितना भी मैं आपको समझा रही हूँ उन सबको अपने दिमाग में माइंड के अंदर डाल लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से। हाँ, एक एक शब्द को, एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है बेटा, एक एक शब्द को दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप उस चीज को यूज कर सको कि हाँ हमने इतनी मेहनत की थी, मैडम ने भी इतनी मेहनत की थी, हमें 2 घंटे तक ओनली हिमालय हिमालय समझाया था है? तो आपको अच्छे से वो चीज समझ में आ, वहां उसको यूज कर सको, अच्छे से समझ में आई हुई होगी आपको। तो एग्जामिनेशन हॉल में आराम से लिख के आओ उसको, जो मेहनत कर रही हूँ मैं भी कर रही हूँ और आप भी कर रहे हो, वो वहां अच्छे से यूज आए, लाइफ भर यूज आए। कामेत भारत के अंदर, नामचा बारवा चीन, गुरुमाथा तिब्बत में है। ये देखिए ट्रांस हिमालय लघु में, ये मैं आपको अभी तो समझाई हूँ। मतलब जो चीज मैंने आपको समझाया सिर्फ वही है। ये ट्रांस हिमालय डिस्क्राइब करके जो मैंने आपको समझाया, सांगपो जैसी पूर्वी नदियों के जन्म है, ब्रह्मपुत्र, ये नदियों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी दे रखा है। मतलब भूगोल के अंदर क्या है, एक चीज एक ही चीज 2-3 टॉपिकों में आएगी, देखना नदियां भी 2-3 जगह आएंगी हैं, पठार भी आएंगे, पर्वतीय मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। तो ये वही चीजें हैं सारी। देखो K2 इस अभी इसमें 5-6 स्लाइड दिखाए, उसमें ये K2 4-5 बार आ गई। तो घुमा फिरा के चीजें वही है बेटा, टेंशन नहीं लेनी है, कूल माइंड से, काल माइंड से पढ़ना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान है। मैंने आपको अपनी कहानी बताई ना कि 10 साल तक मेरी पढ़ाई छुटी है, उसके बाद में मैं इसमें आई है। उससे पहले भी मेरा बैकग्राउंड मेडिकल लाइन का है, मैं प्रशासनिक सेवा की, तो मैंने बाद में सपना देखा, बाद में पूरा करने की सोचा और बाद इधर आई हूँ है। फिर जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग तो बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि मेरी जिंदगी की कहानी तो बहुत स्ट्रगल में रही है तो आप तो बिल्कुल फ्रेश माइंड हो, आपके माइंड में तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं है। तो फ्रेश माइंड चीजों को अच्छे से पकड़ता है और जल्दी पकड़ता है। तो जरूर कर सकते हो आप, मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है कि आप लोग करोगे, मुझे सिलेक्शन दोगे आप लोग, देखना है पक्का कर सकते हो आप। ये देखो जो चीजें मैंने आपको समझाई है, बालोतरा, हिस्पार, सेम वही चीजें, बीएफओ। प्रमुख घाटियां, चुंबी घाटी, चुंबी प्रमुख पर्यटन स्थल इसी घाटी में अवस्थित है। नाथुला दर्रा, वजेलप्पा इस दर्रा इसी घाटी में है। कांगड़ा घाटी प्रमुख सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल, धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। मालना घाटी ये हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। स्पीति घाटी बुद्धों का प्रसिद्ध तांबो मठ इसी घाटी में अवस्थित है। पांगी घाटी पंगवाल से भोटिया जनजातियों का आवास क्षेत्र है। ये कुल्लू घाटी ये धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। सांगला घाटी ये हिमालय प्रदेश में स्थित है, इसे बांसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। पार्वती घाटी, इन नामों को बेटा आपको एज इट इज याद करना होगा, कुछ नहीं कर सकते इन नामों में है, कोई ट्रिक नहीं है नामों की, आपको ऐसे ही याद करना होगा। मतलब एक शब्द को अगर आप 3-4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में स्थित यह घाटी हिंदू सिख तीर्थ यात्रियों
मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। गर्म जल के स्रोत होने के कारण यहाँ अनुसंधान हेतु भारतीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। फिर किन्नौर घाटी, यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे भाग? हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा हिमाचल प्रदेश अंतिम गांव चुटकुला को मार्ग को प्रदान करती है। मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। कहाँ की है? लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी। कौन सी घाटी? मरखा घाटी। जुंकू घाटी है नागालैंड और कोहिमा में लगभग 30 मीटर में फैली हुई है, 30 किलोमीटर में। युमथांग घाटी है सिक्किम राज्य में गंगटोक में लगभग 149 किलोमीटर में फैली हुई है। कौन सी घाटी? युमथांग घाटी। बेटा नामों को ऐसे याद करना होगा कि दूरी पर स्थित है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। शांत घाटी, ये केरल राज्य के पक्कड़ घाटी पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह है वृहद हिमालय। ये सेम वही चीज दे रखी है जो मैंने आपको समझाई है अभी, सेम वही चीजें हैं। एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये मैंने आपको भी समझाया। ये इसकी प्रमुख शिखर हैं। किसके? महान हिमालय के। हाँ, फिर एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। बछेंद्री पाल जो थी, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले गई थी, कौन? बछेंद्री पाल, उनका दे रखा है। निम्न लघु हिमालय, ये लघु हिमालय के बारे में ये देखिए, इसे मैन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है ये। किससे? महान हिमालय से। फिर महान हिमालय की दक्षिण में लगभग समांतर पूर्वी दिशा में विस्तृत है, 16 से 80 इतने मीटर। ये हिमालय की सबसे ऊंची कटी-फटी चोटी है। निर्माण मुख्य अत्यधिक सपिंदिक है। ये ज्यादातर चोटियां, मतलब ये वही चीजें दी हुई हैं बेटा जो मैंने आपको अभी समझाई हैं। ये मैं पीपीटी तो आपको इसलिए दे रही हूँ कि अगर आपको, मैंने आपको मेरी अपनी लैंग्वेज में समझाया और ये बुक की लैंग्वेज है। धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारती इस भाग की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी चोटी है। मतलब मैं अब इसको, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। साथ ही इस क्षेत्र में पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये चीज मैं अब समझा चुकी हूं आपको। शिवालिक हिमालय, हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी शिवालिक हिमालय जाता है, जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत चल रही है। 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई, 600 से 150 मीटर के बीच में है। श्रृंखलाएं उत्तर में उपमुख्य, सेम वही चीजें जो मैंने आपको अभी समझाई है। देहरादून, कोटली दून, पाटलिपुत्र। कश्मीर हिमालय, ये देखो यहां से चेंज हो गया। अभी हमने इससे ऊपर जो हमने पढ़ा, इससे ऊपर ये ऊर्ध्वाधर तरीके का हिमालय था। ये जो ऊपर पढ़ा, अभी जो नीचे पढ़ेंगे ये क्षैतिज हिमालय। ये यहां से शुरू हो गया कश्मीर हिमालय। ये देखिए सतलज सिंधु के बीच के स्थित हिमालय भाग को कश्मीर पंजाब हिमालय नाम से जाना जाता है। 560 किलोमीटर लंबाई विस्तृत है। यहाँ हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। हिमालय की चौड़ाई यहाँ का सर्वाधिक 250 से 400 किलोमीटर चौड़ाई विस्तृत है। ये कश्मीर हिमालय प्रदेश में राज्यों में फैला। इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, ये मैंने आपको बताया था ना, देखो सम्मिलित है। शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है। दक्षिणी एशिया के महत्वपूर्ण हिमानी, बाल्टोर और सियाचिन ये में स्थित है। मीठे पानी के महत्वपूर्ण जिले डल और वुलर खाले इसी में आती हैं। हिमालय का वर्गीकरण, कश्मीर हिमालय करेवा झीलीय शिक्षकों के लिए प्रसिद्ध है। कुमायूं हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध? सतलज नदी, काली नदी मध्य, ये मैंने आपको अभी बताया था। सबसे चोटी नंदा चोटी, ये भी मैंने आपको बताया था। कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा और बद्रीनाथ, ये कुमायूं हिमालय के बारे में सब कुछ यहाँ। कुमायूं हिमालय, गंगा यमुना नदियों उद्गम स्थल गंगोत्री यमुनोत्री इसी में है। नैनीताल, मैंने आपको बताया ना घूमने की सारी जो ताल है, नैनीताल, भूमिताल, सब इसी में आते हैं। नेपाल हिमालय, ये काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर लंबा हिमालय है। 1,16,800 किलोमीटर इस का क्षेत्रफल है। और सिक्किम हिमालय भी इसको बोलते हैं। सिक्किम मतलब सिक्किम में इसे सिक्किम हिमालय, भूटान में इसे भूटान हिमालय बोलते हैं। तो इसके जो जितने भी नाम हो वो बताए गए हैं इसमें। चोटियां, अन्नपूर्णा चोटी, धौलागिरी, ये मैंने आपको बताया था। गोसाइथान, कंचनजंगा, चोंग, मकालू, एवरेस्ट, ये जो आते हैं नेपाल हिमालय में। ये फिर असम हिमालय, तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर लंबाई में है, जो नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। यह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्य और भूटान में विस्तृत है।
जम्मू लहारी काबस जंगा सांगला, ये इसकी नाम चवार वादी यहाँ की प्रमुख चोटियां। दिहांग दिबांग लोहित ब्रह्म यहाँ की नदियां हैं। जलेपा बुमला सेला तेंगा यांगपा, ये इसके यहाँ के दर्रे हैं। जो अभी मैंने पीछे आपको दर्रे बताए थे ना, मैंने बोला मैप कर लेना। तो ये हो गया हिमालय। तो आज मैंने आपको भूगर्भिक, भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ाई, और जो भारत का ऊपर की जो संरचना में उसमें मैंने आपको आज हिमालय कंप्लीट कर दिया। अब हम कल पढ़ेंगे मैदानी भाग भारत का। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया है। और अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगी। और कल पढ़ेंगे मैदानी भाग। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।